तो आओ अपन लोग फटाफट तरीके से शुरू करते हैं बैंक ऑडिट का जबरदस्त वाला, तगड़ा वाला, एनर्जेटिक वाला, सुपर एनर्जेटिक वाला रिवीजन। देखो देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था अपना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशंस और पेक्यूलरिटीज। इसमें अपन ने क्या देखा था? मेमोरी टेक्निक N2S2D, 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 सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे N2S2D, N2S2D। सर क्या बोल रहे हैं सर? क्वेश्चन आएगा स्पेशल ऑडिट के कंसीडरेशंस, पेक्यूलरिटीज। तो पहले मेरे को देखना है नेचर ऑफ रिस्क और न्यू प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिस्क न्यू प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिस्क न्यू प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिस्क न्यू प्रोडक्ट, यानी कि रिस्क क्या है और न्यू प्रोडक्ट क्या है। मैंने बोला था नेचर ऑफ रिस्क क्या है, तो मैंने बोला कैश वाले ट्रांजैक्शन वाले बैंक में तो वो रिस्क है, और न्यू प्रोडक्ट क्या, तो मैंने बोला ऑनलाइन बैंकिंग अभी आ गया तो भाई वो नया प्रोडक्ट है। तो नेचर ऑफ रिस्क न्यू प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिस्क न्यू प्रोडक्ट, ये मेरे को देखना है। हाँ सर, ये हो गया N2। S2 क्या था? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि लॉ चेक करने और स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। स्केल यानी कि भाई कौन सी बैंक बड़ी है, कौन सी बैंक छोटी है, कौन सी बैंक बड़ी है, कौन सी बैंक छोटी है। यानी कि मैंने बोला स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेक करना और स्केल चेक करना है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्केल चेक करना है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्केल चेक करना, और एंड में डिपेंडेंस ऑन आईटी, डिपेंडेंस ऑन आईटी, क्योंकि आजकल सारा का सारा जो बैंकिंग है वो आईटी पे ही क्या है, डिपेंडेंट है। कोर बैंकिंग सिस्टम सब कुछ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। मैंने बोला हाँ सर, याद करने सर डायरेक्ट क्वेश्चन N2S2D। एन बोले तो नेचर ऑफ रिस्क और न्यू प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिस्क और न्यू प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिस्क और न्यू प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिस्क और न्यू प्रोडक्ट। देख लो कितनी बार तुमको याद करवा रहा हूं सर नेचर ऑफ रिस्क और न्यू प्रोडक्ट। ठीक है सर, हो गया N के 2 पॉइंट। एस के 2 पॉइंट मैंने बोला स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एक देख लिया मैंने, और स्केल देख ली बैंकिंग ऑपरेशन की। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एक देख लिया, स्केल देख लिया, और एंड में मैंने बोल दिया डिपेंडेंस ऑन आईटी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन केवल और केवल एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रिपरेशन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब बैंक का क्या होगा ना, ऑडिट होगा, प्रिपरेशन होगा फाइनेंशियल्स का, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ए बोलता है बी बनाओ, बी बोलता है पी बनाओ। सर क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बोला देखो भाई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का 3rd शेड्यूल में लिखा है कि ए बोलता है बी बनाओ और बी बोलता है पी बनाओ। फॉर्म ए बोलता है बैलेंस शीट बनाओ और फॉर्म बी बोलता है पीएनएल बनाओ, इसलिए ए बोलता है बी बनाओ, बी बोलता है पी बनाओ। डिस्क्लोजर कैसे दूंगा सर? एएस इंडियस के हिसाब से दूंगा। सर एएस कौन सा वाला? एएस कौन सा वाला? मैंने बोला बहुत आसान है, एएस वही जो आप लोगों ने कौवा 2013 के सेक्शन 133 में पढ़ा, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 133 में जो पढ़ा है वो एएस, या तो फिर जो आईसीआई ने आपको बोला है वो एएस। ठीक है सर, काम की बात नहीं थी। इन एएस मैंने बोला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए भी आरबीआई ने रोक लगाई है, अभी डिफर किया है उसके इंप्लीमेंटेशन को, अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा सर। ठीक है, मैंने बोला हाँ। बैलेंस शीट ऑफ बैंक जो होती है नॉर्मली, जैसे कोई नॉर्मल कंपनी होती है इसकी भी स्टैंड अलोन और कंसो बनती है, तो बैंक की भी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। एमसीयू के लिए बहुत जरूरी पॉइंट, प्राइवेट बैंक को नो मैंडेटरी ब्रांच ऑडिट, प्राइवेट बैंक के केस में ब्रांच ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एमसीयू के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, प्राइवेट बैंक को, कौन सी बैंक को? प्राइवेट बैंक को, कौन सी बैंक को? मैंने बोला प्राइवेट बैंक को ब्रांच ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है सर, पब्लिक सेक्टर बैंक को चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक को, लिस्ट होगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, और सेबी एलओडीआर के रेगुलेशंस लगेंगे। किधर लिस्ट होगा? मैंने बोला रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। ठीक है, पता है तुमको? लोग शेयर में पैसा डालते हैं। हाँ सर पता है मेरे को। नेशनलाइज्ड या पीएसयू बैंक है ना, तो मैंने बोला भाई 4 और मोर फर्म्स ऑफ सीए जॉइंटली एक्ट एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, यानी कि उधर एक फर्म से काम नहीं चलेगा, 2 फर्म से काम नहीं चलेगा। कितनी सीए फर्म मेरे को चाहिए? कम से कम 4 या उससे ज्यादा सीए फर्म मेरे को चाहिए स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर की। ठीक है सर, हाँ सर, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर मिनिमम 4 या उससे ज्यादा होने चाहिए नेशनलाइज्ड और पीएसयू बैंक के केस में। सर क्यों नेशनलाइज्ड पीएसयू बैंक के केस में? मैंने बोला भाई नेशनलाइज्ड पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा लोगों का पैसा होता है, बीओबी, एसबीआई, ये सारे कौन से होते हैं? नेशनलाइज्ड पीएसयू बैंक। तो भाई इधर सबसे ज्यादा लोगों का पैसा होता है, इसलिए मेरे को 4 ऑडिटर की जरूरत है। इनको जो मैं अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा उसमें एकदम नॉर्मल सी बात, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, तुमको कब से कब तक मैं अपॉइंट कर रहा हूँ वो बात। पर्टिकुलर्स ऑफ अदर एससीए, तो मान लो पहले वाला जो था ना, मान लो 4 जनों को मैंने स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया, तो पहले वाले को मैं बोलूंगा भाई ये देखिए, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन 3 को भी मैंने अपॉइंट किया, यानी कि पर्टिकुलर्स दूंगा मैं अदर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर का और प्रीवियस ऑडिटर का, कि भाई तेरे से पहले ये था। उसके बाद 4 जनों के बीच में जो डिवीजन ऑफ वर्क हुआ होगा वो मैं बताऊंगा। रिव्यू और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताऊंगा? डिवीजन ऑफ वर्क 4 है ना स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, तो भाई कौन क्या काम करेगा? डिवीजन ऑफ वर्क बताऊंगा, रिव्यू और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा। ठीक है सर, ये कब होगा? इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, और एंड में स्कोप ऑफ असाइनमेंट मैंने आपको बोला था, स्कोप ऑफ असाइनमेंट क्या होगा ना, मैंने बोला मेन रिपोर्ट तो जाती ही जाती है, मेन रिपोर्ट तो जाती ही जाती है, उसके अलावा कोई स्पेशल रिपोर्ट या सर्टिफिकेट बाय स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर होगा तो वो भी जाएगी, उसको मैंने बोला था स्कोप ऑफ असाइनमेंट। स्कोप में का मतलब क्या होता है? बेसिक क्या आएगा क्या जाएगा, मतलब दायरा क्या, कि भाई कौन सी चीजें आती है रिपोर्ट में, कौन सी चीजें नहीं आती है। तो मैंने बोला देख भाई स्कोप है ना, स्कोप बढ़िया स्कोप है, यानी मेन रिपोर्ट तो आती है, उसके अलावा कोई स्पेशल रिपोर्ट या सर्टिफिकेट होता है बाय स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, वो भी आता है। ठीक है सर, हाँ सर, ये चार्ट को बस ध्यान में रखना कंटेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर का, अगर तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या रहेगा? अदर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर के क्या पर्टिकुलर्स है, प्रीवियस ऑडिटर के क्या पर्टिकुलर्स है, स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, रिव्यू, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कोप वाला पॉइंट। मैंने बोला कौन अपॉइंट करने वाला है ऑडिटर को, अथॉरिटी कौन होगी? मैंने बोला क्योंकि बैंकिंग कंपनी है, कंपनी 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 कंपनी, तो किधर होगा भाई? एजीएम में होगा, शेयर होल्डर्स के द्वारा। और अगर ये नेशनलाइज्ड बैंक है ना तो बीओडी करेंगे अपॉइंट, यानी कि कंपनी के केस में एजीएम करेगा, नेशनलाइज्ड बैंक के केस में बीओडी करेगा। दोनों में ही आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत है, आरबीआई बोले तो बैंक के बाप की जरूरत है। ठीक है, हाँ।
बैंक जो है ना कौन सी इंफॉर्मेशन ऑडिटर के साथ शेयर करेगा, बैंक कौन सी इंफॉर्मेशन ऑडिटर के साथ शेयर करेगा, यानी कि व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बैंक शेयर विद ऑडिटर्स। अगर तो भाई आईटी का यूज हो रहा है तो इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस, भाई आईटी का यूज तो आजकल हर जगह है, तुम ये क्लास भी किसके माध्यम से देख पा रहे हो, आईटी के माध्यम से, ठीक है। हाँ सर, तो भाई क्या है इसके 5 पॉइंट, मैंने बोला एबीसीडी करके 5 पॉइंट याद कर लेना। कौन से पॉइंट याद कर लेना, एबीसीडी करके 5 पॉइंट याद कर लेना। नॉर्मल चीजें बैंक जो है शेयर करेगा ऑडिटर के साथ। पता है क्या, पहले तो ए फॉर अकाउंटिंग मैनुअल, अकाउंटिंग एंट्री उसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा कि भाई हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है बेसिकली, अकाउंटिंग मैनुअल, अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग प्रोसेस, बेसिक चीजें। बी फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के प्लान और डिजास्टर कंट्रोल प्लान। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के प्लान, डिजास्टर कंट्रोल प्लान, कि बिजनेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, कुछ लोचा वोचा है तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, डिजास्टर कंट्रोल प्लान, वो होता है बी। सी फॉर कंट्रोल्स, किस पे सर, इंटरनेट बैंकिंग में। सिंपल, कंट्रोल्स किस पे सर, इंटरनेट बैंकिंग पे। इंटरनल कंट्रोल्स किस पे सर, इंटरनेट बैंकिंग पे, ठीक है। डी फॉर मैंने क्या बोला सर, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी। और ई फॉर एक्सेप्शन रिपोर्ट वगैरह, ठीक है। डिविएशन आता है ना कभी भी तो एक्सेप्शन रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट और प्रोसेस ऑफ देयर जनरेशन, ठीक है। एबीसीडी खाली क्या शेयर करेगा, बैंक ऑडिटर के साथ शेयर करेगा। बैंक किसके साथ शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर के साथ। क्या सर, 5 पॉइंट ए बी सी डी। ए फॉर अकाउंटिंग मैनुअल, अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग प्रोसेस। बी फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल प्लान। सी फॉर कंट्रोल्स क्या है, नेट बैंकिंग के ऊपर। डी फॉर डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी कितनी है। और ई फॉर एक्सेप्शन रिपोर्ट और उनके प्रोसेस ऑफ जनरेशन। सर वापस से ए फॉर अकाउंटिंग मैनुअल, अकाउंटिंग एंट्री, क्या प्रोसेस रहने वाली अकाउंटिंग वगैरह की वो। बी फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, डिजास्टर कंट्रोल प्लान, ठीक है सर समझ गया। सी फॉर कंट्रोल्स क्या रहेंगे मैंने नेट बैंकिंग पे। डी फॉर डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी। और ई फॉर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स वगैरह क्या आने वाली है, ठीक है सर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था कंट्रोल को लेकर के, की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स। तो इसका अपन ने एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी देखा था जिसमें वही पूछ रहा था कंट्रोल कौन से क्या रहेंगे, इंटरनल कंट्रोल की बात की थी। मैंने बोला देखो भाई कंट्रोल का मेमोरी टेक्निक क्या था, डेटा में अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करने हैं मैनुअली। डेटा में क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करने हैं मैनुअली। किस में, तो मैंने बोला था एक अकाउंट में 2 लेजर में। 7 पॉइंट से लेकिन कोई भी 4-5 पॉइंट अपने को याद करते हुए चलने के। पहला क्या है ना, डेटा बोले तो एंश्योर के जो डेटा है ना बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑथोराइज, एक्यूरेट, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है सर। हाँ सर, डेटा में क्या करना था, अमेंडमेंट करना था। मेरे को देखना है कि भाई एंश्योर दैट सिस्टम प्रिवेंट अनऑथोराइज अमेंडमेंट टू प्रोग्राम। जितने भी अमेंडमेंट है वो ऑथोराइज होने चाहिए, कोई भी आके ना करके चले जाए। जैसे कि अपना रेंचो बजा के चला गया था, याद है तुमको, मैंने बोला हाँ सर अनऑथोराइज अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला क्या आता है, चेंजेस करने हैं, वेरीफाई दैट चेंजेस इन पैरामीटर्स आर ऑथेंटिकेटेड। मैंने बोला था कंप्यूटर की सेटिंग्स में जो चेंजेस है ना वो भी ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। उसके बाद मैनुअली मैंने पता है तुमको क्या बोला था, जो भी चार्जेस मैनुअली कैलकुलेट हुए हैं ना वो सारे के सारे ऑथोराइज होने चाहिए। और एंड में क्या था, एक अकाउंट में 2 लेजर में, यानी कि जो पॉइंट्स थे ना वो एक पॉइंट जो था वो अकाउंट का पॉइंट था और 2 पॉइंट लेजर के पॉइंट थे। लेकिन मैंने बोला नहीं भाई एक ही पॉइंट अपन याद करते हुए चले थे कि जनरल लेजर का जो बैलेंस है वो सब्सिडरी बैलेंस से मैच होना चाहिए, यानी कि मेन बुक और सब्सिडरी बुक मैच होनी चाहिए। जनरल लेजर का बैलेंस सब्सिडरी बैलेंस के लेजर से क्या होना चाहिए सर, मैच होना चाहिए, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ। तुमको एग्जाम में क्या दिखा सर, कंट्रोल की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट से ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जो अपन ने किया था उसमें भी तुमको कंट्रोल दिखा। तो कंट्रोल का क्या आंसर आएगा, डेटा में अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करने हैं मैनुअली, एक अकाउंट में 2 लेजर में, ठीक है सर। डेटा में अपन ने क्या किया, वापस से मेरे साथ साथ रिपीट करना। डेटा कैसा होना चाहिए, ऑथोराइज्ड, एक्यूरेट, कंप्लीट 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 होना चाहिए, ठीक है समझ गए सर। उसके बाद डेटा में अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट ऑथोराइज्ड बंदा करे, अमेंडमेंट कौन करे, ऑथोराइज्ड बंदा करे। चेंजेस भी कौन करे, ऑथोराइज्ड बंदा करे। बस ये ऑथेंटिकेट नहीं लिखोगे चलेगा, नॉर्मल अपनी भाषा में ऑथोराइज्ड करे, ठीक है। मैंने बोला हाँ, चेंजेस किस में, लेकिन पैरामीटर्स में, ये लिख के आना सर, चेंजेस इन पैरामीटर्स, ठीक है। यानी ये दोनों तो पॉइंट हो गए ऑथोराइजेशन वाले, ठीक है। अमेंडमेंट कौन करे, मैंने बोला ऑथोराइज्ड अमेंडमेंट होने चाहिए और चेंजेस भी कैसे होने चाहिए, मैंने बोला ऑथोराइज वाले होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या था, मैनुअली बोलो तो मैंने क्या बोला भाई, वो चार्जेस जो कि मैनुअली कैलकुलेट हुए वो भी ऑथोराइज होने चाहिए, यानी सब ऑथोराइजेशन की बात कर रहे हैं। और भाई जो बैलेंस है वो मैच होना चाहिए, यानी कि जनरल लेजर का बैलेंस और सब्सिडरी बुक का बैलेंस टैली होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आता है अपना रिस्क असेसमेंट का। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, मैंने बोला देखो भाई बहुत सिंपल था, बिजनेस रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ओवरऑल रिस्क। मैंने बोला रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हमेशा एंटिटी करती है, तो क्या क्या देखती है वो, बिजनेस रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ओवरऑल रिस्क, बिजनेस रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ओवरऑल रिस्क। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे बिजनेस रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ओवरऑल रिस्क। बिजनेस रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ओवरऑल रिस्क। बिजनेस रिस्क यानी कि इनहेरेंट बिजनेस रिस्क क्या है वो, कंट्रोल रिस्क यानी कि मेरे को इफेक्टिवनेस चेक करना है कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। और ओवरऑल बिजनेस रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क यानी कि ओवरऑल रिस्क क्या है, इसमें पता है अपन ने क्या वर्ड याद किया था, लेवल एंड डायरेक्शन क्या है, रिस्क का लेवल क्या है, रिस्क का डायरेक्शन क्या है। और एंड में मेरे को एक रिस्क मैट्रिक्स बना देनी थी जिसमें रिस्क और कंट्रोल का मैं चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। ड्राइंग रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ सर मैं समझ गया, ड्राइंग रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है। ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करने की इस पे। 3 तरह के क्या होते हैं, रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ओवरऑल रिस्क। अगर रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है तो ये फोड़ के आ जाना, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल देखे थे अपन ने इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बैंक, ठीक है सर। हाँ सर देखे थे अपन ने। जनरल कुछ बातें करता हूँ, बैंक में स्टाफ के 4 पॉइंट थे,
और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का 1 पॉइंट था। स्टाफ के 4 पॉइंट थे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का 1 पॉइंट था। ठीक है, हाँ सर, बात को बड़े ध्यान से समझो। स्टाफ है ना, स्टाफ उसको मैं शिफ्ट करता रहूंगा फ्रीक्वेंटली बिना किसी प्रायर नोटिस के। था पहला स्टाफ, एक स्टाफ का काम दूसरा स्टाफ चेक करेगा, ये था दूसरा पॉइंट। फिर सिग्नेचर जो है ना, सिग्नेचर वो ऑथोराइज स्टाफ के पास होनी चाहिए। सिग्नेचर बुक, सिग्नेचर बुक किसके पास होनी चाहिए? सिग्नेचर बुक ऑथोराइज स्टाफ के पास होनी चाहिए। और सारे के सारे स्टाफ के जो पावर्स होंगे ना वो डिफाइंड होंगे। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स आर डिफाइंड। ठीक है, और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो होगी बुक्स की वो प्रूव की जाएगी एवरीडे, प्रूव की जाएगी एवरीडे। यानी 4 स्टाफ के पॉइंट है और एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पॉइंट है। क्लियर है? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। स्टाफ जो होगा शिफ्ट होगा फ्रीक्वेंटली। ठीक है, एक स्टाफ का काम दूसरा स्टाफ चेक करेगा। सिग्नेचर बुक ऑथोराइज बंदे के हाथ में रहेगी। फाइनेंशियल पावर जो रहेंगे सारे स्टाफ के डिफाइंड रहेंगे और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मेरे को चेक करनी है। कैश के लिए मेरे को क्या ध्यान में रखी थी मैंने, बात याद है? कैश भाई, कैश कैश बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देशवासियों का कैश पड़ा है तो कभी भी एक जने के हाथ में मत देखना, 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के हाथ में उसको देना, यानी केप्ट इन जॉइंट कस्टडी ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। 2 से मेरे को कुछ चीजें याद आई थी, 2 चीजें मेरे को चेक करनी थी। कौन सी 2 चीजें चेक करनी थी? स्क्रोल्स वर्सेस कैश बुक एंड रिसिट पेमेंट स्क्रोल्स को कैश बुक के साथ कंपेयर कर लेना। रिसिट पेमेंट स्क्रोल्स को कंपेयर कर लेना कैश बुक के साथ। ठीक है सर, हाँ। फिर एक और चीज आती थी, 2 चीज थी मेरे को फाड़नी थी कुछ चीज, हाँ उससे मेरे को याद आया था काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल वाला क्वेश्चन, क्या सर? काउंटर फॉइल वाला पॉइंट याद आया था। काउंटर फॉइल कौन चेक करेगा? मैंने बोला सिंपल है, देखो भाई, एक तो साइन करेगा जो रिसीविंग कैशियर होगा वो, और दूसरा जो ऑफिसर होगा ना कैश डिपार्टमेंट में, बड़ा वाला अफसर, वो चेक करेगा। ठीक है, काउंटर फॉइल कौन कौन साइन करेगा, कौन कौन चेक करके साइन करेगा? मैंने बोला एक तो रिसीविंग कैशियर जो काउंटर पर बैठा रहेगा, उनका बड़ा अफसर यानी कि ऑफिसर इन कैश डिपार्टमेंट। ठीक है, मैंने बोला हाँ। उसके बाद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर होंगे तो हाई ऑफिसर चेक करेगा, एक ये वाला पॉइंट था। और फिर आखिरी पॉइंट क्या था कि भाई पेमेंट सारे के सारे ऑथोराइज होने चाहिए। बस इतना अपनी भाषा में लिख के चलना, पेमेंट सारे के सारे ऑथोराइज होने चाहिए। वापस से सर कैश का याद कराओ, मैंने बोला सिंपल है। कैश की जैसी मेरे को बात याद आती है, मैंने बोला भाई एक जने का काम नहीं है कैश 2 जनों के हाथ में रखना, 2 ऑफिसर के हाथ में रखना। फिर 2 से मेरे को याद है 2 चीजें चेक करूंगा, यानी स्क्रोल्स को चेक करूंगा कैश बुक के साथ, रिसिट पेमेंट स्क्रोल्स को कंपेयर करूंगा कैश बुक के साथ। ठीक है, फिर मेरे को याद है एक और चीज, 2 चीज थी उसको मैंने क्या दिया, फाड़ दिया था, यानी कि काउंटर फॉइल कौन साइन करेगा? मैंने बोला रिसीविंग कैशियर और ऑफिसर इन कैश डिपार्टमेंट। ठीक है, इन लोगों ने साइन किया, मैंने बोला ठीक है सारे पॉइंट हो गए। अब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो हाई ऑफिसर चेक करेगा और सारे के सारे पेमेंट ऑथोराइज होने चाहिए। ठीक है सर, मैं समझ गया। उसके बाद क्लियरिंग्स, क्या मैं बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से समझो। क्लियरिंग्स पर मैंने क्या चीजें देखी थी पता है? मेरा बॉस था, उसका खाता एसबीआई में था, मेरा खाता किधर था? बीओबी में था। तो मेरे बॉस ने मेरे को चेक दिया था, हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो होगी ना चेक की, वो किधर? क्लियरिंग हाउस में दी जाएगी। मेरा बैंक जो है, मेरा बैंक वो किधर डालेगा? क्लियरिंग हाउस में डालेगा। मेरे को चेक मिला था ना मेरे बॉस से, मेरे बॉस ने एसबीआई का चेक दिया था मेरे को। ठीक है, तो मैंने मेरे बीओबी में जमा किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज गई थी पहले क्लियरिंग हाउस के द्वारा। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसमिट की थी क्लियरिंग हाउस के द्वारा मेरी ब्रांच ने, यानी कि पेइंग ब्रांच ने। 1 पॉइंट इनवर्ड क्लियरिंग का था, 1 पॉइंट आउटवर्ड क्लियरिंग का था। और क्योंकि यहाँ पे बैंकों की चेकों की बात चल रही है ना, मेरे वो बॉस ने दिया था, तो चेकबुक पे एक सिग्नेचर चेक करी थी मैंने। समझ रहे हो? मैंने बोला एक प्रोसेस के रूप में इसको समझ के चलो ना। मेरे बॉस ने मेरे को चेक दिया, हाँ सर, तो पहले इन लोगों ने क्या किया? क्लियरिंग हाउस में भेजा। ठीक है, क्लियरिंग हाउस में क्यों भेजेंगे? मैंने बोला एक बार साइन चेक करने के बाद ही भेजेंगे। और इनवर्ड का 1 पॉइंट है, आउटवर्ड का 1 पॉइंट है। इनवर्ड क्लियरिंग, मेरे को खाते में पैसा आया, मेरे खाते में 10 रुपए नहीं रहते, मेरे खाते में 10-20 रुपए होते हैं खाली। ठीक है, अचानक से अगर मेरे को 5 लाख या उससे ज्यादा रुपए आए तो बैंक वाला चौकेगा कि नहीं चौकेगा? बिल्कुल चौकेगा। और मेरे को क्या करेगा? फोन करेगा। ब्रांच है ना, या तो मेरे को कॉल करेगी या तो मेरे को मेल करेगी अगर मेरे को 5 लाख एंड अबव का इनवर्ड क्लियरिंग का चेक आया। और ऑडिटर क्या करेगा? टेस्ट चेक करेगा। आउटवर्ड क्लियरिंग, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल ने चेक बनाया, चेक बाउंस हो गया, वापस से जेठालाल के पास ही आएगा, यानी अनपेड चेक होगा ना आउटवर्ड क्लियरिंग में, वो वापस से सेंड बैक टू कस्टमर। क्लियर था? मैंने बोला हाँ सर क्लियर तो था ये वाला पॉइंट। अगला था बिल्स फॉर कलेक्शन। मैंने बोला देखो सिंपल है सर, बिल्स फॉर कलेक्शन के केस में मेरे को सीडीडी याद रखना था, बीसी के केस में सीडीडी याद रखना था, बीसी के केस में सीडीडी याद रखना था। देखो डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, ठीक है, मैंने बोला बिल्स फॉर कलेक्शन के केस में डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, बिल्स परचेज के केस में भी डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, और लोन्स एडवांसेस के केस में भी डॉक्यूमेंट चेक करूंगा। डॉक्यूमेंट्स में हर केस में चेक करूंगा। एंड में जो मैं आपको कॉमन आंसर दूंगा उसमें भी अपन डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। देखो उसके बाद नीतीश को आया था 10 करोड़ का बिल, मैंने बोला हाँ हाँ कलेक्शन के लिए आया था, तो मैंने क्या बोला था? सी फॉर क्रेडिटेड आफ्टर कलेक्टेड। एक बार उसका बिल कलेक्ट होगा फिर ही उसका खाते में पैसा क्रेडिट होगा। ठीक है, एक बार उसका बिल कलेक्ट होगा ना फिर ही उसके खाते में पैसा क्रेडिट होगा। हवा में उसके खाते में 10 करोड़ नहीं डाल दूंगा, यानी कि वो क्रेडिटेड होगा उसका खाता आफ्टर कलेक्टेड। और पहला सी काय के लिए था क्रेडिटेड आफ्टर कलेक्टेड, फिर क्या था? डी फॉर डॉक्यूमेंट है, तो कॉमन पॉइंट होता है। और आखिरी में आया था डी फॉर डुप्लीकेट एंट्री, यानी डुप्लीकेशन मेरे को नहीं करना है, डुप्लीकेशन कभी भी नहीं करना है। मान लो एसबीआई की 2 ब्रांचें थी, एक ब्रांच ने बिल रिसीव किया, उसने अगर दूसरे ब्रांच को दे दिया ना भाई, दूसरे ब्रांच को कि ले भाई मैं तो रिसीव नहीं कर रहा, तू रिसीव कर ले। ठीक है,
तो भाई दूसरे ब्रांच में जो पैसा था ना वो क्रेडिट होगा, पहले वाले ब्रांच में नहीं क्रेडिट होगा। जो अमालगमेटेड बैलेंस शीट बनाओगे ना उसमें एक ही बार अमाउंट लेना, 2 बार अमाउंट मत लेना। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि पहले वाले में तो हुआ ही नहीं ना, पहले वाले में तो पैसा आया ही नहीं, उसने दूसरी वाली ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया था। तो एंश्योर करना कि जो भी बिल्स है ना सेंट बाय वन ब्रांच फॉर कलेक्शन टू अदर ब्रांच, एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को दे दिया था, उसको ट्वाइस नहीं लेना है मेरे को कलेक्शन में, एक ही बार लेना है अमालगमेटेड बैलेंस शीट में, ठीक है। CDD, सी क्या है ना क्रेडिटेड आफ्टर कलेक्टेड, डी क्या है ना डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, डी क्या है ना डुप्लीकेशन वाली एंट्री मैंने अवॉइड कर ली, ठीक है सर समझ गया। बिल्स परचेज, बिल का अमाउंट था 100 रुपए का, ठीक है। बैंक ने कितना पे किया 95, क्यों भाई 5 रुपए बैंक ने अपना क्या रख लिया, मार्जिन रख लिया, तो इजी था। डॉक्यूमेंट चेक करो, नॉर्मल है, हर जगह डॉक्यूमेंट तो चेप के आ जाने का, चाहे वो बिल्स डिस्काउंटेड की बात है, परचेज की बात है, कलेक्शन की बात है, हर जगह, ठीक है। सफिशिएंट मार्जिन बैंक ने रखा था, ठीक है। लोचे वाले अकाउंट को हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर देते हैं कि इररेगुलर अकाउंट रिपोर्टेड टू हेड ऑफिस, ये तो देखा था, सिंपल था, इजी था, हाँ सिंपल था ये तो। लोन्स एंड एडवांसेस मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी नॉर्मल सी बात लगाओ। लोन, कोई भी लोन लेने गया तुम क्या क्या चेक करोगे, जनरल आंसर लेके चलना, कोई मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, हाँ सर। लोन देके भूल नहीं जाने, उसके ऑपरेशन को एटलीस्ट वंस इन अ ईयर रिव्यू करना है, ऐसा नहीं बैंक लोन देके भूल गया, नहीं, देखते रहो कि वो बंदे की क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, ठीक है। फिर क्रेडिट वर्दिनेस चेक करूंगा, हाँ, यानी क्रेडिट वर्दिनेस पहले चेक करूंगा और हर एक साल में मैं क्या करूंगा उसको रिव्यू भी करूंगा, ठीक है। हाँ देखना नॉर्मल बात है, देखो सारी लोन्स की क्या है ना नॉर्मल बातें हैं। डॉक्यूमेंट ली मैंने, हाँ सर डॉक्यूमेंट ली, क्रेडिट वर्दिनेस आज चेक करी, हर एक साल बाद मैंने उसको रिव्यू करा ऑपरेशन को, ठीक है सर। फिर लोन में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, हाँ सर इंटरेस्ट का 1 पॉइंट ले लिया। लोन में कुछ चार्जेस होते हैं, हाँ सर चार्जेस का 1 पॉइंट ले लिया। और लोन में क्या होता है ना सिक्योरिटीज होती है, मैंने बोला हाँ वो सिक्योरिटीज को 2 ऑफिसर के क्या रखना है, जॉइंट कस्टडी में रखना है, सिमिलर कैश में जैसा था ना वैसा का वैसा सेम टू सेम, ठीक है। हाँ सर नॉर्मल वाली बात है, लोन दूंगा तो डॉक्यूमेंट तो चेक करूंगा, क्रेडिट वर्दिनेस चेक करूंगा। क्रेडिट वर्दिनेस मैं क्या कहना भूल नहीं जाऊंगा, हर बार साल में 1 बार तो मैं चेक करूंगा ये बंदे का क्या है, कैसा ऑपरेशन, इंटरेस्ट का पैसा तो मिलेगा भाई लोन लोगे तो, चार्जेस वार्जेस सिक्योरिटीज नॉर्मल पॉइंट है। बैंक लोन देगा तो इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, चार्जेस वार्जेस लगाएगा, ठीक है इजी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए, जितने भी अकाउंट थे सारे के सारे ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट के अंदर रखना, हाँ सर। एडिशनल टेम्पररी लिमिट, हमेशा देखो सैंक्शन पावर इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू ड्राइंग पावर, ठीक है। हाँ एडिशनल टेम्पररी लिमिट देखो एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी, इमरजेंसी की जरूरत है नीतीश को, तो भाई वो कितना ले सकता है, और सैंक्शन फॉर मैक्सिमम 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, अभी उसकी जितनी सैंक्शन लिमिट है उससे 20% और ले सकता है, और 90 डेज मैक्सिमम टेन्योर और ले सकता है। बोल रहा है अभी मेरे पास नहीं है टाइम, मैं नहीं दे पाऊंगा अभी, तो बोला जा भाई तू 90 दिन और ले, 90 दिन के बाद तू दे देना, 90 डेज का और टेन्योर मैं उसका बढ़ा सकता हूं। डिमांड ड्राफ्ट सिंपल है सर, डिमांड ड्राफ्ट के केस में पहले साइन चेक करूंगा साइन में सिग्नेचर बुक के साथ, हाँ सर। उसके बाद ये डायग्राम ध्यान में लेते हुए चलने का, इशूइंग ब्रांच एडवाइस देगा पेइंग ब्रांच को, ठीक है, एडवाइस बोले तो कंफर्मेशन देगा। इशूइंग ब्रांच एडवाइस देगा पेइंग ब्रांच को, एडवाइस बोले तो कंफर्मेशन देगा, यानी कि डीडी इशूड बाय ब्रांच शुड बी इमीडिएटली कंफर्म्ड बाय एडवाइस टू पेइंग ब्रांच, कुछ नहीं बस यही वाली जो मैंने चार्ट है ना उसको इन लोगों ने पॉइंट वाइज में कन्वर्ट कर दिया कि इशूइंग ब्रांच एडवाइस देगा पेइंग ब्रांच को, कंफर्मेशन देगा, ठीक है। हाँ सर डीडी इशूड बाय ब्रांच, इशूइंग ब्रांच ने इशू क्या है ना इमीडिएटली कंफर्म बाय एडवाइस टू पेइंग ब्रांच, मैंने क्या कर दिया पेइंग ब्रांच को एडवाइस दे दी। एडवाइस अगर मिल जाती है ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एडवाइस नहीं मिलती है ना तो इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएंगे रीजंस पता करने के लिए कि भाई क्यों एडवाइस नहीं मिली। इंटर ब्रांच अकाउंट्स सेम आंसर एज डीडी, फर्क क्या था उसमें खाली इशूइंग ब्रांच और पेइंग ब्रांच थी, इधर खाली 2 ब्रांचों की बात चल रही है, ठीक है सर। हाँ मैं समझ गया, सेम आंसर चिपका के आ सकते हो, ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस क्या बोल रहा है ना, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होनी चाहिए, किसी भी एरे गहरे नत्थु खैरे को क्रेडिट कार्ड मत दे देना, ठीक है। हाँ सर समझ गया सर। एक मैंने प्रोसेस बनाई थी, पहले भाई मैं गया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, तो मेरी स्क्रीनिंग होगी कि मैं क्रेडिट वर्दिनेस वाला बंदा हूं या फालतू बंदा हूं, ठीक है। मैंने बोला हाँ, उन लोगों ने स्क्रीनिंग की, फिर वो लोग मेरे को क्या करेंगे इश्यू करेंगे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। हाँ मेरे हाथ में क्रेडिट कार्ड आया, फिर मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, मंथ एंड पे वो लोग मेरे को स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। हाँ सर और बाद में वो लोग मेरे से पैसा वसूल करेंगे। भाई ये तुम प्रोसेस को समझ के चलो, मैं बैंक में गया, बैंक मेरे को क्रेडिट कार्ड देना, उन लोगों ने पहले मेरी स्क्रीनिंग करी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, वो लोग मेरे को कार्ड इश्यू करेंगे, मेरे हाथ में कार्ड आ गया, मैंने उससे पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद एंड में वो क्या आई, मंथ एंड के एंड में स्टेटमेंट आई, और बाद में वो लोग ने मेरे से पैसा वसूल किया। अब अंदर पॉइंट को पढ़ते हैं, वो लोग को इफेक्टिव स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है सर। उनको स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाना है स्टोरेज और इश्यू ऑफ कार्ड पे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल वो लोग लगाएंगे स्टोरेज और इश्यू ऑफ कार्ड पे, ठीक है सर। हाँ सर मैं समझ गया, इंटरनल कंट्रोल उनका अच्छा होना चाहिए, बेसिकली वो बोल रहे हैं वो लोग। पेमेंट मैंने बोला देख भाई उनका जो सिस्टम है ना वो फॉलो अप करना चाहिए कस्टमर पेमेंट, यानी उनको पता चलना चाहिए कि कस्टमर किधर किधर पे कर रहा है उनके क्रेडिट कार्ड से, उनका सिस्टम मेरे को चेक करना है। एज ए ऑडिटर मैं क्या चेक करूंगा, उनका सिस्टम चेक करूंगा कि वो लोग फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कस्टमर की पेमेंट को, उनको पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ यूज कर रहा हूँ, मूवी देखने में यूज कर रहा हूँ, टिकट लेने में यूज कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में जाने में, फ्लाइट में जाने में, ठीक है। हाँ स्टेटमेंट मेरे को मिलेगी, मैंने बोला देखो भाई देख लेना ऑडिटर, तू एक बार देख लेना कि वो लोग स्टेटमेंट्स रेगुलरली भेजते हैं कि नहीं कस्टमर्स को, और बाद में तुमको
आज तो है ना क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वो लोग तुमसे पूरी वसूली करेंगे, यानी ऑल रीइंबर्समेंट, जितने भी पैसे उन लोगों ने पहले रीइंबर्स कर दिए ना, वो लोग बाद में चार्ज करेंगे कस्टमर से ही। क्लियर है क्या आपको मेरी बात? मैंने बोला हाँ सर मेरे को आपकी बात क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस के द्वारा मैंने आपको याद करवाया है। कंप्लायंस विद CRR SLR रिक्वायरमेंट्स ईजी है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स में रखता हूँ, गोल्ड के कैश के फॉर्म में, हाँ सर रखता हूँ। मैंने बोला कंप्लायंस में वेरीफाई करता हूँ 12 ऑड डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ, हर महीने की 1 तारीख को मैं लूंगा, ठीक है, हर महीने की कोई भी 1 तारीख उठा लूंगा, लेकिन वो ऑड डेट होनी चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, हर महीने की 1 तारीख उठा ली मैंने, हाँ सर, और ऐसे करके मैंने क्या कर लिया, कंप्लायंस चेक कर लिया SLR का, ठीक है, लेकिन कभी भी मैं फ्राइडे नहीं उठाऊंगा, फ्राइडे को भाई साहब पिक्चर देखने जाएंगे, रिपोर्ट में भेजूंगा बैंक के टॉप मैनेजमेंट को और RBI को, ठीक है, हाँ सर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो तो मेरे को बताओ। ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स, क्वेश्चन किसका बन सकता है? ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स। देखो इधर तो मैंने फुल फॉर्म दिया है, CRR बोले तो कैश रिजर्व रेशियो, SLR बोले तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन करना है मेरे को अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलर्स ऑफ RBI रिगार्डिंग आइटम्स ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तुमको पूछेंगे ना ऑडिट अप्रोच, मैं बोलूंगा उसको कि भाई ऑडिट अप्रोच मैं क्या, मैं उसका आंसर लिख के आऊंगा कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड होती है। तुमको याद हो उसकी मेमोरी टेक्निक तो लिख के मेरे को फटाफट तरीके से बताना क्या मैं बोल रहा हूँ। ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स का आंसर क्या रहेगा ना, मेरे को RBI का सर्कुलर जो है वो ऑब्टेन करना है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के बारे में। डिमांड टाइम लाइबिलिटीज में कुछ चीजें एक्सक्लूडेड रहेगी, कुछ चीजें इंक्लूडेड रहेगी। एक्सक्लूडेड क्या रहेगी ना, जल्दी से मेरे को बताना। PNL की डेबिट साइड, PNL की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड और महेंद्र सिंह धोनी। सर PNL की डेबिट साइड यानी कि मैंने बोला देखो डेबिट साइड में तुम इंपोर्ट एक्सपेंडिचर रखते हो, हाँ सर, इंपोर्ट अगर मैं करता हूं तो एक्सपेंडिचर सब डेबिट साइड पर डालता हूं, तो अमाउंट इन INR अगेंस्ट इंपोर्ट बिल, 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 डायरेक्ट क्वेश्चन, अमाउंट इन INR अगेंस्ट इंपोर्ट बिल। PNL की क्रेडिट साइड पे तुमको कोई भी पैसा आता है तो तुम क्रेडिट करते हो ना, मैंने बोला हाँ, कोई बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गए थे उनसे मेरे को रिकवरी आई। रिकवरी किससे आई? बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गए थे, कोई बोरोवर मेरे को पैसा देने ही नहीं वाले थे लेकिन अचानक से जाग गए, तो मैंने बोला हाँ सर वो वाली आइटम को भी मैं इसमें क्या करता हूँ, एक्सक्लूड करता हूँ, ठीक है सर, मैं बोला हाँ सर। फिर क्या आती है मेरी बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में तुम डिपॉजिट दिखाते हो, मैंने बोला हाँ, तो अनएडजस्टेड डिपॉजिट इन लिंक ब्रांचेस, अनएडजस्टेड डिपॉजिट इन लिंक ब्रांचेस, अनएडजस्टेड डिपॉजिट इन लिंक ब्रांचेस, अनएडजस्टेड डिपॉजिट इन लिंक ब्रांचेस। फिर क्या आती है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड पे पता है तुमको, तुम पेड अप कैपिटल दिखाते हो, रिजर्व का पैसा दिखाते हो, क्रेडिट बैलेंस दिखाते हो, PNL अकाउंट का, लोन वन तुमको कुछ मिला हो तो वो दिखाते हो, मैंने बोला हाँ 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 सर दिखाते हैं, यानी वही है पेड अप कैपिटल मेरा, रिजर्व का पैसा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ PNL, लोन मेरे को मिला है बड़े बड़े लोगों से, हाँ भाई RBI से मिला है वो दिखाऊंगा, एक्सिम बैंक से मिला है वो दिखाऊंगा, सिडबी NHB नाबार्ड से मिला है वो सारा दिखाऊंगा, और एंड में आता है MSD बोलते हो महेंद्र सिंह धोनी। कुछ याद नहीं रखना, एक वर्ड याद रख लेना, मार्जिन इन सेंट्री डिपॉजिट MSD, मार्जिन इन सेंट्री डिपॉजिट MSD। क्लियर है तुमको? हाँ सर। मैंने बोला अभी तक तो बात चल रही थी एक्सक्लूजन्स की, अब है कि भैया इंक्लूजन्स में क्या आएगा, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी से क्या आता है, चेन्नई सुपर किंग्स हर बार जीतती है, उसका एकदम उल्टा ले जाओ, RCB हर बार हारती है सर, हर बार हारती है, इसमें मेरे को RCB चेक करना है। R बोले तो रिकंसिलिएशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट विद नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट, C बोले तो नेट क्रेडिट बैलेंस कितना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और B मैंने विदेश से कितनी, एब्रॉड से कितनी बोरोइंग करी है, मैं कौन हूं, इंडियन बैंक हूं, मैंने विदेश से कितनी क्या करिए, बोरोइंग करिए, कितना लोन लिया है, इसको मैं ग्रॉस लेवल पे लूंगा, ग्रॉस फिगर पे मैं उसको लूंगा। वापस से RCB सर क्या क्या मैं इंक्लूड करूंगा, मैंने बोला सिंपल है, रिकंसिलिएशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट विद नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट को मैं इंक्लूड करता हुआ चलूंगा, नेट क्रेडिट बैलेंस मेरा जितना भी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में उसको मैं एंटर करते हुए चलूंगा, और बोरोइंग्स मैंने जितनी भी लिए विदेश से उसको मैं इंक्लूड करता हुआ चलूंगा ग्रॉस लेवल पे। बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई कैश, कैश के केस में तो खाली 2 ही चीजें चेक करनी थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 8, बड़े ध्यान से सुनना। फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, रजिस्टर के साथ कंपेयर करूंगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, रजिस्टर के साथ कंपेयर करूंगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, रजिस्टर के साथ कंपेयर करूंगा, सिंपल है। क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट पे यानी 31 मार्च पे फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा और रजिस्टर के साथ उसको क्या कर लूंगा, एक बार चेक कर लूंगा, मिला लूंगा, ठीक है भाई, माथा फोड़ी खत्म। ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई बैलेंस विद RBI, मैं बैंक हूं, मेरा पैसा RBI के पास रखा हुआ है। CS आओ, RBI से क्या देते हैं मेरे को, CS आओ, बात समझ रहे हो? मैंने बोला हाँ, यानी पहले मेरे को सर्टिफिकेट चेक करना है, बेसिक खाली अपनी भाषा में समझते हुए चलो, मेरे को खाली सर्टिफिकेट चेक करना है, ठीक है सर मैं चेक कर लूंगा सर्टिफिकेट। मेरे को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक करनी है, क्या चेक करनी है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये होगा मेरा C और S। C बोले तो मेरे को सर्टिफिकेट चेक करूंगा, ठीक है सर मैंने सर्टिफिकेट चेक कर लिया। S बोले तो मैंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक कर ली, ठीक है सर। आओ बोले तो मेरे को देखना है कौन सी रेवेन्यू आइटम है जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, A
एडजस्टमेंट्स, ठीक है। यू बोले तो कौन से अनरिस्पॉन्डेड कैश ट्रांजेक्शन है, और यू बोले तो अदर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज कौन सी है जो कि अनरिस्पॉन्डेड है फॉर मोर देन 15 दिन। एमसीक्यू में आ सकता है अनरिस्पॉन्डेड फॉर मोर देन 15 दिन, ठीक है सर। हाँ, सीएस के केस में क्या आएगा सर, आओ। सीएस के केस में क्या आएगा सर, आओ। जब भी मैं बैंक हूं, मेरा पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, मेरे को याद आना चाहिए सीएस आओ, सीएस आओ, सीएस आओ। आरबीआई मेरा पैसा तेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आऊं, सिंपल है। आरबीआई मेरा पैसा तेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आऊं, यानी कि सीएस आओ, सीएस आओ। आरबीआई मेरे ऊपर है, मैं बोलूंगा ए आरबीआई, ऊपर से देखूंगा ए आरबीआई मेरा पैसा तेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आऊं। इससे याद आएगा तुमको सीएस आओ। हाँ सर, हाँ। सर्टिफिकेट चेक किया, ठीक है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक कर लिया, अपनी भाषा में लिखना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही। जरूरी नहीं आप वर्ड टू वर्ड लिखो, जरूरी नहीं है कि बैंक कन्फर्मेशन, लेजर बैलेंस ये सब नहीं लिखोगे चलेगा, नॉर्मल भाई। सर्टिफिकेट चेक किया, जितना अपन से होगा उतना ही करेंगे, ज्यादा इसमें अपन वो दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलने का इस चैप्टर में अपने को। आओ बोले तो रेवेन्यू आइटम्स रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट्स का एक पॉइंट हो गया, अनरिस्पॉन्डेड कैश ट्रांजैक्शन का दूसरा पॉइंट हो गया, और अदर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज अनरिस्पॉन्डेड फॉर मोर देन 15 दिन, ठीक है, मोर देन 15 दिन। अब ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई बैलेंस विद अदर बैंक्स अदर देन आरबीआई। मेरा पैसा है ना दूसरी बैंक में पड़ा है, मेरा पैसा किसी दूसरी बैंक में पड़ा है, तो मैंने क्या चेक किया था उस केस में, बीसीसी सीसी। मैंने क्या बोला था, दूसरी बैंक में पड़ा है, दूसरी बैंक कैसी है, बीसीसी सीसी। दूसरी बैंक कैसी है, बीसीसी सीसी। मैं ही एकदम बेस्ट हूं, बाकी सब कैसे है, बीसीसी सीसी, ठीक है। मैंने बोला देखो इसमें कैसे मेमोरी टेक्निक याद रख सकते हो, मैं नीचे हूं, मैं बैंक हूं, मेरा बाप कौन है, आरबीआई। हाँ सर, मेरा बाप है आरबीआई, मैं बोलूंगा ए आरबीआई मेरा पैसा तेरे पास पड़ा है, मैं आऊं, तो इससे मेरे को याद आएगा सीएस आओ। क्लियर है, सीएस आओ। कैसे याद आएगा, मेरे पास तेरा पैसा पड़ा है, मेरे पास नहीं, तेरे पास मेरा पैसा पड़ा है, तो मैं मेरे पैसे लेने वापस आऊं, ऐसे मेरे को याद आएगा भाई आओ। क्लियर है, हाँ। और ये क्या याद आएगा, बीसीसी सीसी, बीसीसी सीसी। समझ रहे हो, मैंने बोला मैं बेस्ट हूं, बाकी सब कैसे, बीसीसी सीसी, यानी मेरा पैसे जो है अदर बैंक्स के पास पड़े, तो अदर बैंक कैसी सारी, बीसीसी सीसी। बी यानी कि मेरे को लार्ज ट्रांजेक्शन चेक करना है, बड़ा ट्रांजेक्शन चेक करना है। सी यानी कि मेरे को कंप्लीटनेस चेक करनी है, जितने भी डेबिट क्रेडिट के जो ट्रांजेक्शन थे ना, सारे के सारे एंटर हुए होने चाहिए, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। नो डेबिट फॉर चार्जेस और क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, कोई भी चार्जेस, इंटरेस्ट, डेबिट, क्रेडिट की एंट्री आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सी बोले तो सारे चेक जो है वो क्लियर होने चाहिए, कोई भी चेक आउटस्टैंडिंग में नहीं पड़ा होना चाहिए। और सी बोले तो क्रेडिटेड, सारे बिल्स फॉर कलेक्शन क्या होने चाहिए सर, क्लोजिंग डेट पे क्रेडिटेड होने चाहिए। बी सी 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 सी, समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ सर समझ गया। बी फॉर बड़ा, मैंने बोला सारे लार्ज ट्रांजेक्शन चेक कर लूंगा। सी फॉर कंप्लीटनेस, डेबिट क्रेडिट की कोई भी एंट्री मिसिंग नहीं होनी चाहिए, सब आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। चेक सारे के सारे बढ़िया होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। बिल्स फॉर कलेक्शन क्लोजिंग डेट पे सारे के सारे एंटर होने चाहिए, ठीक है सर, हाँ सर मैं समझ गया। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सर ये क्या होता है ना, बैंक ए ने बैंक बी को पैसा दिया है शॉर्ट टर्म पे, समझ रहे हो, मैंने बोला फोन किया और जल्दी से पैसा आ गया, ठीक है। ये पैसा मेरे को शॉर्ट नोटिस पे आ जाएगा, 2 मिनट में मेरे पास पैसा आ जाएगा, और पैसा भी कैसे रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास पैसा रहेगा, ठीक है। मैंने बोला हाँ। अब मैंने बोला देखो ये बैंक ए और बी, बैंक बी कितने जिगरी दोस्त है, एक फोन घुमाया और पैसा आ गया, तो आरआरआर में तुमने जिगरी दोस्ती देखी थी, हाँ सर। तो उससे आरआरआर के 3-4 पॉइंट में लेते हुए चला। सर कौन से लिए थे, रिसिट, रीपेमेंट, रजिस्टर, इंटरेस्ट। इफ यू रिमेंबर, रिसिट, रीपेमेंट, रजिस्टर, इंटरेस्ट, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे रिसिट, रीपेमेंट, रजिस्टर, इंटरेस्ट, रिसिट, रीपेमेंट, रजिस्टर, इंटरेस्ट। कुछ नहीं सर। कॉल लोन थे तो कॉल लोन रिसिट को चेक कर लिया था, हाँ सर। रीपेमेंट को चेक कर लिया था कि उन लोगों ने बराबर तरीके से मेरे को रीपे किया कि नहीं, खाली हिंदी में पढ़ते हुए चलो, खाली हिंदी में पढ़ते हुए चलो। कॉल लोन्स के केस में मैंने क्या चेक करी, कॉल लोन रिसिट चेक कर ली। रीपेमेंट चेक कर लिया, उन लोगों ने मेरे को रीपेमेंट किया कि नहीं किया। एक बात एमसीयू के लिए, कॉल लोन्स मेड एंड रिसीव्ड कैन नॉट बी नेट ऑफ। कॉल लोन जो कि मैं दे रहा हूं, ले रहा हूं, उसको मैं नेट फिगर पे नहीं दिखा सकता हूं, ग्रॉस फिगर पे मेरे को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर लूंगा ना, एग्रीगेट बैलेंस इन रजिस्टर टैली विद कंट्रोल अकाउंट इन जनरल लेजर। रजिस्टर के बैलेंस को लेजर के साथ मैच कर लूंगा, रजिस्टर का जो भी बैलेंस होगा उसको जनरल लेजर में मैच कर लूंगा। और इंटरेस्ट में देखूंगा इंटरेस्ट की अकाउंटिंग प्रॉपर है कि इंटरेस्ट की अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है। अपने वर्ड में ही लिखना, डिक्टो मत लिखना, वर्ड टू वर्ड मत लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। हाँ सर। आर इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट का भी मैंने आर निकाल लिया, तो आर, ठीक है। हाँ सर मैं समझ गया। आर के केस में मैंने क्या चेक किया, कॉल लोन, उसके कॉल लोन रिसिट के हिसाब से है कि नहीं है, पहला। दूसरा आर, रीपेमेंट बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तीसरा आर, मैंने बोला रजिस्टर को जनरल लेजर के साथ चेक कर लिया। और चौथा आर, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग प्रॉपर है कि इंटरेस्ट का अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है। एक पॉइंट एमसीयू के लिए, कॉल लोन को कभी मैं नेट ऑफ नहीं कर सकता हूं। याद कैसे रखेंगे, बैंक के बैंक भी का जिगरी दोस्त है, इसलिए उसने तुरंत ही उसको पैसा दे दिया, तो ये हो गया आरआरआर वाली दोस्ती। ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई इन्वेस्टमेंट। सर मैंने क्या बोला था इसमें, ऊपर के 5 पॉइंट लिखना है, अंदर अपने वर्ड में 1-2 लाइनें लिख देनी है। सर इन्वेस्टमेंट मैंने किसमें की, ईसॉप में की, ईसॉप में की। अगर तुम कह दो तो ई बोले तो एग्जामिनेशन ऑफ रिकंसिलिएशन डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएशन, एस बोले तो सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और पी बोले तो फिजिकल वेरिफिकेशन। 1-2 बार इसको रीड मारना, अंदर अपने मन से लिख सकते हो। ये 3 अलग अलग पॉइंट है, एग्जामिनेशन ऑफ रिकंसिलिएशन, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। एडवांसेस को मेरे को वेरीफाई करना है, एडवांसेस को। मैंने बोला देखो भाई, एडवांसेस को जब मैं वेरीफाई करूंगा तो इंटरनल कंट्रोल देख लूंगा। अभी अपन ऊपर देख के आए थे इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट एडवांसेस के। क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना, ऑपरेशन को रिव्यू करना एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, इंटरेस्ट चेक करना, सिक्योरिटीज 2 जनों के जॉइंट कस्टडी में होगी। मैंने बोला हाँ वो सारे इंटरनल कंट्रोल।
फिर एडवांस देके मेरे को भूल नहीं जाना, उसकी रिकवरेबिलिटी में मैं चेक कर लूंगा, रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांस, और एंड में सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, इजी है। हाँ, 2-3 लाइन क्या लिखोगे, 2-3 लाइन अंदर मन से लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा माथाफोड़ी इस पर करने की जरूरत नहीं है। एडवांसेस को चेक करने के ऑडिट प्रोसीजर्स। इंपॉर्टेंट ऑडिट अप्रोच फॉर एनपीए, कुछ चीजें मेरे को चेक करनी है सेल और परचेज ऑफ एनपीए दोनों के लिए। पता है क्या, पॉलिसी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे को चेक कर लेना है। हाँ सर, खाली उन्हीं एनपीए को मैं बेचूंगा जो कि एनपीए है 2 साल के लिए, खाली उन्हीं एनपीए को मैं बेचूंगा जो कि एनपीए है 2 साल के लिए। ठीक है, हाँ सर, 2 साल कम से कम मेरे को वेट करना है। एनपीए कैश बेसिस पे मेरे को बेचना है। ठीक है, हाँ सर, एनपीए बेचने के बाद, खरीदने के बाद मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, विदाउट रिकोर्स ओनली मेरे को करना है। असेट सोल्ड और परचेज विदाउट रिकोर्स ओनली, और बैंक हैज नॉट परचेज एनपीए विच इट ओरिजिनली सोल्ड। एक बार मैंने एनपीए बेच दिया तो बेच दिया, उसको वापस से मेरे को परचेज करके नहीं आना है। थिंग्स टू बी इंश्योर्ड फॉर सेल ऑफ एनपीए, सेल ऑफ एनपीए के लिए मैं क्या बातें ध्यान में रखूंगा, मैं सेलिंग बैंक को। ठीक है, तो मैंने एक बार एनपीए बेच दिया ना दूसरी बैंक को, तो मैं मेरे बुक्स में से उसको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। उसके बाद 120 का एनपीए अगर मैंने 100 में बेचा, यानी सेल प्राइस जो है ना, सेल प्राइस वो कम है और नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, यानी जो मेरे को 100 मैंने बेच दिया, 120 का था मेरी बुक्स में, 120 का था, मैंने 100 में बेचा, तो जो मेरे को 20 रुपए का लॉस हुआ ना, वो मैं पीएनएल में जाके डेबिट कर दूंगा। वो मैं क्या कर दूंगा, पीएनएल में जाके डेबिट कर दूंगा। लेकिन मान लो अगर मेरे को प्रॉफिट होता है, 100 का एनपीए में 120 में बेच रहा हूँ, तो बस एक ही लाइन याद रखना, अदर एनपीए के लॉस से एडजस्ट करूंगा, बस और कुछ याद मत रखना, खाली इतना याद रखना, अदर एनपीए के लॉस से एडजस्ट करूंगा, यानी कि मैं उसको यूटिलाइज करूंगा टू मीट द शॉर्टफॉल ऑन सेल ऑफ अदर एनपीए। ठीक है सर, अदर एनपीए के लॉस से उसको एडजस्ट कर लूंगा, उसको कभी भी मैं पीएनएल में जाके क्रेडिट नहीं करूंगा। ठीक है सर, बस इतना याद रखते हुए चलना। थिंग्स टू बी एंश्योर्ड फॉर परचेज ऑफ एनपीए, परचेज में क्या बातें ध्यान में रखनी है, देखो सर, क्योंकि वो एनपीए है इसलिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए उसको 100% रिस्क वेट में असाइन करूंगा। ठीक है सर, एप्रोप्रिएट उसको प्रोविजनिंग में डालूंगा, एप्रोप्रिएट प्रोविजन बनाऊंगा मैं उसका। ठीक है सर, हाँ सर, एप्रोप्रिएट प्रोविजन बनाऊंगा। एनपीए शुड बी सब्जेक्टेड टू प्रोविजनिंग रेलेवेंट टू क्लासिफिकेशन, यानी मेरे को जितना लगेगा कि भैया रिकवरेबल है, जितना रिकवरेबल नहीं है उस हिसाब से प्रोविजन बना दूंगा। मेरे को लगेगा खाली 50% पैसे आने वाले तो 50% का प्रोविजन बना दूंगा। मेरे को लगेगा 60% पैसे आने वाला है तो बाकी 40% का प्रोविजन बना दूंगा। तुम समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ सर मैं समझ गया। और उसके बाद मान लो मैं कौन हूं, परचेजिंग बैंक को। ठीक है, हाँ सर, मैंने एनपीए परचेज किया था 100 में, मेरे को मिल गई 120 की रिकवरी, तो पहले ये 120 को मैं 100 में से एडजस्ट करूंगा और बाद में बाकी का सारा प्रॉफिट दिखा दूंगा। यानी कि अगर मेरे को रिकवरी होती है ना, तो फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट एक्विजिशन कॉस्ट, पहले 120 को मैंने 100 के अगेंस्ट एडजस्ट किया और एक्सेस अमाउंट को मैंने प्रॉफिट के रूप में दिखा दिया। जल्दी बताना, तुमको पता चल रहा है क्या, जल्दी बताते जाओ मेरे को। ग्रेट, रीड ओनली सम एमसीक्यू पॉइंट से बड़े ध्यान से समझना। थोड़े टाइम के लिए अगर बंदे ने पैसा नहीं दिया ना, तो बेचारे का उसको तुम एनपी में मत क्लासीफाई करना। यानी कि बैंक है ना, बैंक उसने कोई लोन दिया था, ठीक है, वो उस लोन को एनपीए नहीं बोलेगा अगर थोड़े टाइम के लिए कोई टेम्पररी डेफिशिएंसी है, कोई भी कारण से टेम्पररी डेफिशिएंसी है, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग पावर बेस्ड ऑन लेटेस्ट अवेलेबल स्टॉक स्टेटमेंट। अभी है ना, अभी धंधा अच्छा नहीं चल रहा था बेचारे का, तो उसके स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से उसका ड्रॉइंग पावर अच्छा नहीं निकल रहा है, उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो मैंने बोला नहीं यार तेरे को लोन नहीं देना चाहिए। लेकिन भाई वो सालों सालों से अच्छा धंधा कर रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, तेरा टेम्पररी फेज है चल रहा है, तेरा टेम्पररी ऐसा फेज है ना जिंदगी में, तो चलेगा भाई, मैं एनपीए क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। उसका बैलेंस अगर नेगेटिव जा रहा है, यानी बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग लिमिट टेम्पररीली एंड नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट्स, उसकी किसी कारणवश उसकी जो लिमिट्स है वो रिन्यू नहीं हुई है, ठीक है, तो मैंने बोला टेम्पररी ऐसी सारी चीजें चलती है। टेम्पररी अगर तुमको दिख गया ना क्वेश्चन में, मैंने बोला मैं उसको एनपीए नहीं बनाऊंगा। जो स्टॉक स्टेटमेंट पे मेरे को रिलाई करना है ना आपके ड्रॉइंग पावर को निकालते वक्त, शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 महीना। 3 महीने की पुरानी हुई तो फिर मैं क्या कर दूंगा, उसको इरेगुलर घोषित कर दूंगा। मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक ही मैं चलाऊंगा, पुरानी 3 महीने वाली, उससे पहले की मत लेकर आना। यानी कि अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुम किसका बिजनेस कर रहे हो, मान लो गारमेंट का बिजनेस कर रहे हो, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हो, तो तुम्हारी ड्राइंग पावर मेरे को निकालनी है कि मैं तुमको कितना लोन दूं, मैं बैंक हूं ना, मैं तुमको कितना लोन दूं, तो तुम्हारे स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से मैं दूंगा, जो कि मैक्सिमम 3 महीने ही पुरानी चलेगी। अभी आज की तारीख में मान लो सितंबर चल रहा है, हाँ सर, तो मैं इसके पहले 3 वाली महीने दूंगा, उसके पहले नहीं दूंगा, यानी कि जून जुलाई अगस्त 3 महीने के मैं देखूंगा, ठीक है। मई वाली मेरे पास मत लेकर आना, अप्रैल वाली मेरे पास मत लेकर आना, ठीक है। Accounts where regular ad hoc limits are not reviewed within 180 days from due date or date of ad hoc sanction are NPA। मैं अकाउंट को NPA बना दूंगा अगर 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 जो बैंक वाले हैं ना, उन लोगों ने उसकी लिमिट को रिव्यू नहीं किया। यानी कि मैं बैंक हूं तो मैं लोन देके निश्चिंत नहीं हो जाऊंगा कि हाँ अब तो मैंने लोन दे दिया, जो होना है होने दो। मैंने बोला ना जी ना, तुम देखते रहो कि भाई इसकी जो लिमिट है वो बराबर है कि नहीं है।
समझ रहे हो, रेगुलर लिमिट हो चाहे या एडहॉक लिमिट हो, एडिशनल वाली लिमिट, वो मेरे को 180 डेज में चेक करती रहनी है फ्रॉम ड्यू डेट और डेट ऑफ एडहॉक सैंक्शन। एक बार मैंने दे दिया ना तो एक बार मैं उसकी लिमिट्स को रिव्यू करते रहूंगा कि क्या इसका क्रेडिट वर्दिनेस बराबर है कि नहीं, इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ, उसका क्रेडिट वर्दिनेस बराबर है कि नहीं, क्या उसका मतलब सारे मतलब वो अपने सैंक्शन लिमिट के अंदर है कि नहीं, इन शॉर्ट मैं वो बोल रहा हूँ। बात समझ रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, बस मेरे को ऐसा लोन देकर निश्चिंत नहीं हो जाना है, एकदम टेंशन फ्री नहीं हो जाना है। असेट क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई, कार लोन मैंने तुमको दिया, तुमने डिफॉल्ट मार दिया, हाउस लोन में तुमने डिफॉल्ट नहीं मारा, तो भाई मैं पूरे को ही बोल दूंगा एनपीए, तुम पूरे के पूरे एनपीए ऐसा ही बोल दूंगा, ठीक है, बोरोवर वाइज होगा, तुम ही पूरे के पूरे एनपीए हो, एक एक फैसिलिटी वाइज मैं नहीं जाऊंगा, यानी ऑल फैसिलिटीज जो कि मैंने दी है ना ट्रीटेड एज एनपीए। समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कार लोन जो है वो एनपीए हो गया, हाउसिंग लोन जो है वो रेगुलर चल रहा है, मैंने बोला ना 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 ना, पूरा का पूरा एनपीए। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, देखो सर इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। इंटरेस्ट आता है ना कभी भी एनपीए पे, तो वो हमेशा कैश बेसिस पे क्या होता है सर, रिकॉर्ड होता है। अब बात को बड़े ध्यान से समझना, अगर गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस कल को एनपीए बन जाता है, क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है, तो उस पर मैं बोल रहा हूँ जो भी इंटरेस्ट आ रहा है ना वो मैं कैश बेसिस पे, रियलाइजेशन बेसिस पे ही एंटर करूंगा। मैंने बोला नॉर्मल एनपीए में भी ऐसा ही होता है, नॉर्मल एनपीए में भी जो इंटरेस्ट होता है वो कैश बेसिस पे ही जाता है। तो पहला पॉइंट में तो कुछ ऐसा हाईफाई बात नहीं थी, बात कहाँ थी ना, हाईफाई दूसरे पॉइंट में थी। दूसरा पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा था, तीसरा पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा था, बड़े ध्यान से समझना। देखो भाई, एनपीए कब होता है ना, नॉर्मली ड्यू डेट हो जाती है ना सर, मेरी लोन भरने की ड्यू डेट आ गई है, मैंने लोन लिया था, ड्यू डेट आ गई है, उसके 90 दिन तक बैंक शांत बैठेगी, 91st डे पे एनपीए क्रिएट कर देगी। तुम समझ रहे हो, आज मेरी ड्यू डेट थी, मेरे को बैंक को लोन पे करना था, ठीक है सर, आज ड्यू डेट थी मेरी, मैंने बोला 90 दिन तक, ड्यू डेट के बाद 90 दिन तक बैंक शांत बैठती है, 90 डेज तक, 91st डे से वो एनपीए में क्या हो जाता है, एनपीए कर देती है उसको। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दी हो ना, मैंने लोन लिया था लेकिन सामने गारंटी किसने दी थी, मोदी ने गारंटी दी थी कि भाई शंकर लोन रीपे नहीं करेगा तो मैं लोन रीपे करूंगा, तो उस केस में मैं उसको कभी जिंदगी में एनपीए बनाता ही नहीं हूं, कभी मैं जिंदगी में एनपीए उसको बनाता ही नहीं हूं। तुम समझ रहे हो, मैं उसको कभी भी एनपीए नहीं बनाता हूं फॉर द पर्पज ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन। क्रेडिट फैसिलिटी बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, यानी मोदी ने गारंटी दी थी, किसने गारंटी दी थी, मोदी ने गारंटी दी थी। दो ओवर ड्यू कैन बी ट्रीटेड एज एनपीए ओनली व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट रेप्यूडिएट्स इट्स गारंटी। उसको मैं ऐसे तो कभी एनपीए बनाता ही नहीं हूं, लेकिन सिर्फ एक ही केस में मैं उसको एनपीए बोलूंगा, कल को जब मोदी ने धोखा दे दिया ना तब, यानी मोदी ने क्या कर दी, अपनी गारंटी रेप्यूडिएट कर दी। जब वो गारंटी इन्वोक हुई ना, यानी मान लो मैंने लोन लिया था, मोदी ने गारंटी दी थी, अब मैंने क्या किया, रीपे ही नहीं किया, यानी मोदी की बारी आई भरने की, ठीक है, लेकिन मोदी उस टाइम धोखा देके चला गया, तब जाके उसको मैं एनपीए मानूंगा। समझ रहे हो, नॉर्मली उसमें 90 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लगता है, नॉर्मल जो 90 डेज वाला क्राइटेरिया होता है वो उसमें नहीं लगता है, यानी कि भले 90 डेज हो जाए, 180 डेज हो जाए, 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 1000 साल हो जाए, उसको मैं एनपीए बनाऊंगा ही नहीं जब तक कि मोदी धोखा नहीं दे देता है। तुमको ये बात क्लियर है, रेप्यूडिएट होना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी वाले केस में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी कोई एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं है, उसको नॉर्मल रूल ही लगेगा कि एनपीए उसको मानूंगा मैं 91st डे से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला हाँ सर, बात समझ में आ रही है। तो ये थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाले पॉइंट, ठीक है। हाँ, और आखिरी में पता है क्या था, बैंक और मोदी जी ने मिलकर सेटिंग कर ली थी। बैंक हैज नॉट इन्वोक्ड सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, यानी कि देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी कि भाई शंकर रीपे नहीं करेगा तो मैं रीपे करूंगा, तो मैंने सच में रीपे नहीं किया, तो ऐसे केस में मोदी का आना बनता था, मोदी को रीपे करना बनता था, हाँ, लेकिन बैंक उससे मांगने ही नहीं जा रहा है। बैंक है ना, बैंक डर रहा है, क्यों बैंक डर रहा है भाई, मोदी के सामने तो जाने में सब डरेंगे ना, तो बैंक और मोदी जी ने मिलकर सेटिंग कर ली कि बैंक भले तू मत आना। मोदी ने क्या बोला, भाई तू मेरे को परेशान करने मत आना, यानी बैंक इन्वोक ही नहीं कर रहा है, गारंटी मांगने जा ही नहीं रहा है, वो अमाउंट ओवर ड्यू है लॉन्ग टाइम पीरियड से, तो क्या करूंगा ना, उसका रीजनिंग ऑब्टेन करूंगा, मैं ऑडिटर हूं, रीजनिंग ऑब्टेन करूंगा और लफार में रिपोर्ट करूंगा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उसको मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है सर, 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट वापस से उसको मैं समरी मैनर में समझा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन एनपीए या कोई भी इनकम होगी एनपीए में हमेशा कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, वो कभी भी एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होती है। एनपीए में नॉर्मली बनाता हूँ आफ्टर 90 डेज, ठीक है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बातें थी, मैंने बोला स्टेट गवर्नमेंट में तो नॉर्मल रूल आता है, एनपी में बना देता हूं अगर मोर देन 90 दिन हो गए आफ्टर द ड्यू डेट, ठीक है। हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट पता है क्या होता है, मैंने बोला देखो एनपीए में कभी भी उसको बनाता ही नहीं हो जब तक कि मोदी धोखा ना दे दे, मोदी अपनी गारंटी को पीछे नहीं ले ले। मतलब मोदी ने पहले गारंटी दी और बाद में जब सच में बारी आई ना उसको रीपे करने की, तो उसने क्या कर दिया, रेप्यूडिएट कर दिया, धोखा दे दिया। उसी केस में क्या बनेगी, ये एनपीए बनेगी। ठीक है सर, मैं समझ गया। और एंड में मैंने क्या बोला, मोदी और बैंक की क्या हो गई है, सेटिंग हो गई है। मोदी और बैंक की सेटिंग यानी कि भाई एक्चुअली में पैसा ओवरड्यू होने का टाइम आ गया था, मैंने रीपे नहीं किया, अब मोदी की गारंटी आ गई, इन्वोक होनी चाहिए, लेकिन बैंक उससे जाके पैसा मांग ही नहीं रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में रीजनिंग ऑब्टेन करके लफार में रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। एग्रीकल्चरल एडवांसेस 4 पॉइंट अपन ने सीखे थे, बहुत आसान थे। एनपीए क्रॉप सीजन के हिसाब से जाएगी, एनपी टर्म के हिसाब से जाएगी, एनपी मास्टर सर्कुलर और नॉन मास्टर सर्कुलर। क्या बोल रहा हूँ, क्रॉप सीजन, टर्म, मास्टर सर्कुलर और नॉट मास्टर सर्कुलर। क्या था,
एनपीए क्रॉप सीजन, यानी कि एनपीए नॉर्म्स किस हिसाब से जाएंगे, क्रॉप सीजन के हिसाब से जाएंगे, और ये क्रॉप सीजन स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी डिटरमाइन करेगी हर एक स्टेट के लिए इंडिविजुअली। एनपीए के नॉर्म्स कैसे होंगे, मतलब क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंग होंगे, क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंग होंगे, क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंग होंगे। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो होगी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो होगी ना सर, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो होगी वो हर एक स्टेट के लिए वो एनपीए नॉर्म्स को क्या करेगी, हर एक स्टेट के लिए एनपीए नॉर्म्स को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, हाँ सर, एनपीए एज पर क्रॉप सीजन। अगला आता है एनपीए टर्म। मैंने बोला एनपीए के जो नॉर्म्स होंगे ना वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए अलग से जाएंगे, बस इतना इसमें याद रखना है। ठीक है, हाँ, एनपीए मास्टर सर्कुलर, एनपीए नॉट अ मास्टर सर्कुलर, यानी कि देखो भाई जो लोन मास्टर सर्कुलर में दिए हुए हैं ना, मास्टर सर्कुलर में ऐसे लोन दिए होते हैं कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर वाले लोन, ठीक है कि मान लो राइस का अगर तुम खेती कर रहे हो, व्हीट का अगर तुम खेती कर रहे हो, आलू की खेती कर रहे हो, टमाटर की खेती कर रहे हो, तो इन लोग को मैंने प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिया है, तो मास्टर सर्कुलर में वो वाले सारे लोन होंगे। ठीक है, हाँ सर, तो उनको ये वाले एनपीए नॉर्म्स लगाएंगे, यानी नॉर्मल जो इसमें वाले हैं ना, देखो ये वाले जो ऊपर निकाले ना स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने जो डिटरमाइन किए, वो खाली मास्टर सर्कुलर वालों के लिए ही लगाए हैं, खाली मास्टर सर्कुलर वालों को ही वो वाले एनपीए नॉर्म्स लागू होंगे, और जो बाकी अदर हो गए ना जो मास्टर सर्कुलर में नहीं है, जो मतलब मान लो आलू की खेती मैंने किस में रखी, मास्टर सर्कुलर में रखी, लेकिन मान लो टमाटर की खेती मैंने नहीं रखी मास्टर सर्कुलर में, तो आलू की खेती वालों को तो वो वाले नॉर्म्स लगेंगे जो कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने ऊपर निकाले ना वो, लेकिन टमाटर की मैंने नहीं रखी ना, तो उसको नॉर्मल वो 90 डेज वाला क्राइटेरिया लग जाएगा। तुमको बात समझ में आ रही है? मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आ रही है। ऐसे एग्रीकल्चर लोन जो कि सर्कुलर में नहीं है उनको मैं सेम लूंगा इज नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस, यानी कि उसको मैं कौन सा लगा दूंगा, उसको मैं लगा दूंगा 90 डेज वाला क्राइटेरिया कि 90 डेज तक नो एनपीए, 91st डे से एनपीए वापस से। इसमें क्या होगा सर समझ लो, एनपीए क्रॉप सीजन के हिसाब से जाएगा, क्रॉप सीजन जो कि किसने नक्की किया है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने हर एक स्टेट लेवल पर नक्की किया है। एनपीए टर्म के हिसाब से होगा, टर्म बोले तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। ठीक है, हाँ सर, ये दोनों पॉइंट का मतलब एक ही है, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट थे तो मैंने इसको भाई दो अलग अलग पॉइंट में तोड़ दिया। ठीक है, मास्टर सर्कुलर में अगर आपका है प्रायोरिटी सेक्टर में, मान लो आलू प्रायोरिटी सेक्टर में, तो उसको ऊपर वाले नॉर्म्स लगा दूंगा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी वाले। लेकिन अगर मास्टर सर्कुलर में नहीं है तो उसको मैं नॉर्मल गिनूंगा, नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस के रूप में गिनूंगा, और उसमें 90 डेज वाला मैं क्राइटेरिया लगा दूंगा। ठीक है सर, समझ गया। रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस, बैंक है ना, बैंक कंसेशन देता है बोरोवर को। कंसेशन क्यों देता है पता है? क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी है हमारे बोरोवर को, उसके पास देने को पैसा नहीं है, तो मैंने बोला उसके टर्म्स कंडीशन को मॉडिफाई करूंगा, यानी उसके लिए आसान बना दूंगा टर्म्स कंडीशन। ऑल्ट्रेशन करूंगा उसके इंस्टॉलमेंट अमाउंट का, यानी कि मैं बोलूंगा भाई भले तेरे से 20,000 नहीं निकल रहे ना, तो एक काम कर 10,000 का ही मेरे को इंस्टॉलमेंट दे देना, तू मंथली इंस्टॉलमेंट 20,000 का मत दे, 10,000 का दे। ऑल्टरेशन कर दूंगा उसका मैं रीपेमेंट पीरियड, यानी मैं बोलूंगा भाई चलेगा 5 साल नहीं, तू एक काम कर आराम से 7 साल लगा, तू एक काम कर तू आराम से 7 साल लगा जिंदगी के अंदर, आराम से तू मेरे को पैसा दियो। ठीक है, हाँ सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है मेरे को उसमें क्या चेक करने थे? मैंने बोला देखो 2 पॉइंट तो एकदम मिलते जुलते थे जो कि चेक करने थे। बैंक कौन से लोन्स को रिस्ट्रक्चर करेगा, मतलब कौन से अकाउंट्स को रिस्ट्रक्चर करेगा? मैंने बोला स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल। याद है इसमें मैंने सीखा था बहुत डीप में कि भाई कौन से अकाउंट्स को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, स्टैंडर्ड को, सब स्टैंडर्ड को, डाउटफुल को। लॉस को और एनपीए को नहीं करूंगा भाई, उससे तो क्या ही उम्मीद है, वो तो पहले से ही गए गुजरे। स्टैंडर्ड को, सब स्टैंडर्ड को, डाउटफुल को एक एक नीचे क्या करता हूँ, डाउनग्रेड करता जाऊंगा। याद है मैंने बोला ये था एक पॉइंट। कौन से अकाउंट्स को करूंगा? स्टैंडर्ड को, सब स्टैंडर्ड को, डाउटफुल को। उससे मिलता जुलता एक और पॉइंट था कि भाई मैं डाउनग्रेड करूंगा स्टैंडर्ड को सब स्टैंडर्ड पे, और एनपीए जो है वो सेम कैटेगरी में रहेगा, उससे तो मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है, वो तो और कितना नीचे गिरेगा, वो ऑलरेडी एनपीए है। ठीक है, हाँ। और आरआर के 4 पॉइंट देखे थे अपन ने, पता है क्या? पहला मैंने बोला ऑडिटर हैज टू वेरीफाई कंप्लायंस विद आरबीआई सर्कुलर, तो आरबीआई सर्कुलर की गाइडलाइंस को एक बार देख लेना। रीस्ट्रक्चरिंग कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हो पाती है, वो था दूसरा आर का पॉइंट। फिर अगर को बैंक रिसीव कर रही है ना एप्लीकेशन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, इसका मतलब कि अकाउंट इंट्रिंसिकली वीक है। ठीक है, और आखिरी आर, ऑडिटर्स नीड टू कंसीडर वेदर प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर द अकाउंट्स फॉर विच पेंडिंग अप्रूवल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। याद है अपन ने पूरा एग्जांपल लिया था, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्रूवल अभी पेंडिंग था, तो उसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि भाई प्रोविजन बनाया है कि प्रोविजन नहीं बनाया। वापस से आंसर बताओ। मैंने बोला देखो सर रीस्ट्रक्चरिंग के केस में क्या ऑडिट प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। देखो भाई बैंक जो है ना, बैंक वो कौन से अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करेगा? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल को करेगा, कभी भी लॉस या एनपीए को नहीं करेगा। ठीक है, मैंने बोला क्या हो जाएगा ना, डाउनग्रेड हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड पे खिसक जाएगा, और एनपीए हमेशा सेम कैटेगरी में आएंगे, वो तो एकदम पहले से ही गए गुजरे, उससे तो मेरे को और कोई उम्मीद ही नहीं है। आरआर के 4 पॉइंट आएंगे, यानी कि ऑडिटर को कंप्लायंस चेक करना है आरबीआई सर्कुलर के साथ, पहला आर। रीस्ट्रक्चरिंग कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा, दूसरा आर। फिर आर फॉर, मैंने बोला कभी मेरे को रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब कि अकाउंट जो इंट्रिंसिकली वीक है, और मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा, अगर तो क्या होगा ना, पेंडिंग अप्रूवल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो ऑडिटर को चेक कर लेना है कि प्रोविजन बनाया है कि प्रोविजन नहीं बनाया है। फिक्स एसेट एंड अदर एसेट्स के केस में क्या चेक करना है? मैंने बोला देखो कॉमन आंसर था, स्पेसिफिकली दिया हुआ है मॉड्यूल में, लेकिन याद करना पॉसिबल नहीं, तो कॉमन आंसर पकड़ते हुए चलेंगे। वेरीफाई करूंगा ओपनिंग बैलेंस फिक्स एसेट शेड्यूल में से, डॉक्यूमेंट्स टाइटल डीड चेक कर लूंगा। ठीक है, फिक्स एसेट रजिस्टर को एक बार मैं चेक कर लूंगा। प्रीमाइसेस अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन और लीज्ड है, तो क्या करूंगा? देखो सर, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर प्रीमाइसेस है,
अगर प्रीमाइसेस अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैं उसको सेपरेट हेडिंग में दिखाऊंगा प्रीमाइसेस अंडर कंस्ट्रक्शन। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो मैं बिल्स चेक कर लूंगा। लीज्ड के केस में मैं AS19 और इंड AS 116 चेक कर लूंगा। बोनस टिप, अगर तो P&L आइटम्स या बैलेंस शीट आइटम्स का क्या आ रहा है सर, क्वेश्चन आ रहा है तुमको एग्जाम में, ठीक है। हाँ सर, P&L की कोई भी आइटम है, बैलेंस शीट की कोई भी आइटम है, तो उसकी क्या करके आ जाना, एसर्शन को एक एक लाइन में समझा के आ जाना। ये रे P&L के एसर्शन, ये बैलेंस शीट के एसर्शन, एक एक लाइन में खाली समझा के आ जाना, ज़्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग MCQ में आने के हाई चांसेस। रिमेंबर करना ये वाले वर्ड्स को, स्ट्रेस टेस्टिंग और बेसिल 3 फ्रेमवर्क बैंक से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। हाँ सर, देखो बैंक में दो तरह के कैपिटल है, Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल। Tier 1 कैपिटल में पता है क्या आता है, DR, और Tier 2 कैपिटल में आता है CR। सर DR CR क्या बकवास कर रहे हो, मैंने बोला सिंपल है। Tier 1 कैपिटल यानी मेरा कैपिटल, Tier 2 कैपिटल यानी पराया कैपिटल, यानी डेट वाला कैपिटल। Tier 1 कैपिटल में आता है शेयर कैपिटल और DR बोले तो डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, और Tier 2 कैपिटल में आता है CR बोले तो सर्टेन रिजर्व्स और डेट, यानी बाहर का पैसा Tier 2 में आएगा, मेरा पैसा Tier 1 में आएगा। बैंक का हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल कौन सा होता है सर, Tier 1, क्योंकि वो फुल्ली अवेलेबल है टू कवर लॉसेस, क्योंकि वो मेरा पैसा है ना। हाँ सर, लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी किसकी अच्छी होती है, Tier 1 की अच्छी होती है, Tier 2 की घटिया होती है। यानी बेस्ट कैपिटल कौन सा होता है, Tier 1 होता है। लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी Tier 1 की अच्छी होती है, मैंने बोला हाँ सर वो भी उसकी अच्छी होती है। और तो और हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल भी कौन सा होता है, Tier 1 का होता है। कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो निकलता है, न्यूमरेटर में मैं सारे कैपिटल लेता हूँ, Tier 1 वाले, Tier 2 वाले, डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करता हूँ, ठीक है। मेंटेन कितना करना पड़ता है मेरे को, मिनिमम इधर 9% का CRAR मेंटेन करना पड़ता है। इसको NBFC वाली लिमिट से कंफ्यूज मत कर देना। सर एग्जांपल भी लिया था, सिक्योर्ड हाउसिंग लोन थे, अप टू 75 लाख तक के अगर लोन थे ना तो रिस्क वेट में 50% ले रहा था। जो डिनोमिनेटर में मैं रिस्क वेटेड एसेट्स लूंगा ना, तो कितना रिस्क वेट लिया था मैंने, 50%। मोर देन 75 लाख के तो 75% ले रहा था, और मोर देन 75 लाख के थे लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट की बात चल रही थी ना, तो 100% रिस्क वेट ले रहा था। एग्जाम्पल भी लिया था, हाउसिंग लोन लिया 60 लाख का, तो क्योंकि वो पहली वाली कैटेगरी में आ रहा है ना सर, अप टू 75 लाख वाली, तो उस पर 50% रिस्क वेट लगा के मैंने 30 लाख को डिनोमिनेटर में लिया था जब मैं रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट कर रहा था। एम आई क्लियर? यस सर। कंटिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल कौन से थे, ABCD इन्वेस्टमेंट। ए बोले तो acceptance endorsement and other obligations, acceptance endorsement, 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 ठीक है। बी बोले तो गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि इसका मतलब क्या है सर, मैंने सब्सिडरी के लोन के लिए गारंटी ले रखी है कि सब्सिडरी ने अगर लोन रीपे नहीं किया ना तो मैं होल्डिंग हूं, मैं रीपे करूंगा, ठीक है। हाँ सर। कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी पता है नोट्स जो अकाउंट्स में आती है, हो सकता है कि मेरे को पे करने की बारी आ भी जाए, ना भी आए। अगर उन लोगों ने पे कर दी सब्सिडरी ने तो मेरे को पे करने की बारी आएगी नहीं, सिंपल है। हाँ। सी फॉर क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज दैट, कोर्ट केस कोई चल रहे होंगे, क्लेम हुआ है बैंक के सामने लेकिन अभी तक पक्का नहीं है कि पे करने का आएगा कि नहीं आएगा, एक्नॉलेज नहीं है एज दैट, ठीक है। हाँ। डी फॉर कोई भी डेरिवेटिव या फॉरेक्स का कोई भी चीज है, फॉरवर्ड एक्सचेंज या डेरिवेटिव की कोई भी मेरी लायबिलिटी है तो वो। और इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए मैंने पे कर दिए, 4 रुपए नक्की नहीं है, वो लोग अगर मांगेंगे तो पे करूंगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं पे करूंगा, ठीक है। तो वो भी मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। ABCD इन्वेस्टमेंट याद करवाता हूं आपको, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट। B for guarantee given on behalf of constituent, 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 ठीक है सर, समझ गया। C for claims against bank not acknowledged as debt, claims against bank not acknowledged as debt, claims against bank not acknowledged as debt, claims against bank not acknowledged as debt। D for डेरिवेटिव या फॉरेक्स की, डेरिवेटिव या फॉरेक्स की कोई भी लायबिलिटी, डेरिवेटिव और फॉरेक्स की। और I for लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या आपको मेरी बात क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे, अप्रोच करेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी के, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे ऑफ ईयर लॉस, ऑफ ईयर लॉस, ऑफ ईयर लॉस, ऑफ ईयर लॉस। ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से ऐसे 580 में ऑफ ईयर लॉस के बारे में। ऑफ ईयर लॉस का मतलब क्या मतलब है, ऑल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शंस अकाउंटिंग उनकी प्रॉपर तरीके से हुई है, सारी ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है। मैंने बोला ऑफ बैलेंस शीट आइटम, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है ना वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम वो होता है जो कि मैं नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाता हूं, बस ये समझते चलना। जो बैलेंस शीट में आएगा ना वो कभी भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं होगा। ऑफ बैलेंस शीट आइटम वो होता है जो कि बैलेंस शीट के बाहर आता है। सारे ऑफ बैलेंस शीट आइटम की अकाउंटिंग प्रॉपर है कि नहीं है वो मेरे को देखना है, ठीक है। दूसरा, जितने भी ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन वो ड्यू प्रोसीजर के बाद एंटर होने चाहिए। ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए, ठीक है। फिर ईयर लॉस, जितने भी ईयर एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज थी सारी मैंने डिस्क्लोज करी है। और जो मेरी लायबिलिटी है ना वो एक्चुअल नहीं है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, यानी डिस्क्लोज्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड क्रिस्टलाइज लायबिलिटी जो कि मेरे को लॉस या एक्सपेंस बता रही है। एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है मेरी, जो मेरे लॉस हो गए एक्सपेंस हो गया वो नहीं है सर मेरा। यानी डिस्क्लोज्ड कंटिंजेंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटीज विच आर इन द नेचर ऑफ लॉस और एक्सपेंस। लॉस और एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा। क्लियर है क्या? जल्दी बताना।
ऑफ ईयर लॉस वापस है सर। ऑफ ईयर लॉस मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन थे उनकी अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है सर। जितने भी ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन थे उनको ड्यू प्रोसीजर के बाद एंटर कर रहा हूँ, ठीक है सर। जितने भी ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन थे उनकी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है सर। ईयर और लॉस, जितनी भी ईयर एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी थी सबका डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए, और डिस्क्लोज द कंटिंजेंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड क्रिस्टलाइज लायबिलिटी। क्रिस्टलाइज यानी कि एक्चुअल लायबिलिटीज नहीं है, जो लॉस वॉस नहीं है सर, समझ रहे हो। हाँ, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, सिंपल सी बातें समझने की कोशिश करना। मैं इंपोर्टर हूं, मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया माल चाइना से, यूएसए से, मैं उनको क्या करूंगा, फॉरेन करेंसी में पे करूंगा। हाँ सर, बैंक ने गारंटी दी, शंकर लखवानी ने अगर पे नहीं किया तो हम पे करेंगे, यानी कि बैंक मेरे को क्या दे रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है। उस लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए मेरे को 3 चीजें चेक करनी है, लेटर ऑफ क्रेडिट का इंटरनल कंट्रोल, लेटर ऑफ क्रेडिट का अमाउंट, और क्या सच में बैंक ने वो पैसा दिया कि नहीं दिया, बस ये 3 चीज चेक करनी है। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, यानी कि ध्यान में रखना ये वाला केस, इंपोर्ट वाला केस, कि मैंने इंपोर्ट किया, मेरे को पैसा देना था, तो बैंक ने क्या दे दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया, यानी बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया। बैंक ने क्या बोला, भाई शंकर लखवानी नहीं देगा ना पेमेंट तो मैं बैठा हूं। तो 3 चीजें चेक करनी है, बैंक का इंटरनल कंट्रोल चेक करना है मेरे को, पॉइंट नंबर 1। बैंक का अमाउंट चेक करना है कि भाई कितने का उसने लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दिया, बैलेंस चेक करना है मेरे को रजिस्टर के साथ, और कितना ऑब्लिगेशन निकला बैंक का, यानी कि कितने के लिए बैंक की लायबिलिटी आ गई, शंकर ने रिपे नहीं किया। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। बिल्स फॉर कलेक्शन के ऑडिट प्रोसीजर्स याद हो तो करने के, अगर नहीं याद आते हैं तो भाई कॉमन आंसर नीचे अपन देखेंगे अभी प्रो टिप में, वो ध्यान में रखते हुए चलने का, और ऊपर इंटरनल कंट्रोल में जो बिल्स फॉर कलेक्शन देखा वो करते हुए चलने का। सर क्या था इसका, AACC बोले तो आया, एसर्शन, करस्पॉन्डिंग और क्रेडिटिंग, ठीक है। याद हो तो करने का, नहीं तो ऊपर वाले जो इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट थे वही चिपका के आ जाना अलॉन्ग विद कॉमन आंसर। क्या है सर ए क्या है सर, मैंने बोला एंश्योर दैट बिल्स ड्रॉन ऑन अदर ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर नॉट इंक्लूडेड इन बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन में खाली वही वाली बिल्स आने चाहिए जो कि आपकी ब्रांच को ड्रॉ हुए हैं, अदर ब्रांच वाले मत लेना, ठीक है सर। बिल्स ड्रॉन ऑन अदर ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर नॉट इंक्लूडेड इन बिल्स फॉर कलेक्शन। ए फॉर एसर्शन, मेरे को 31 मार्च के बाद वाले भी बिल्स चेक करने हैं, यानी कि मेरे को सब्सिक्वेंट बिल्स भी चेक करने हैं। एग्जामिन कलेक्शंस मेड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि मैं 31 मार्च के बाद वाले भी चेक करूंगा, ताकि मेरे को पता चले कि भाई इस साल के कितने थे और अगले साल के कितने हैं, ताकि मेरे को एसर्शन का एविडेंस मिल पाए। टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस, इस साल वाले का मेरे को क्या मिल पाए, एसर्शन का एविडेंस वगैरह मिल पाए। ठीक है सर, मैं समझ गया। सी क्या है ना सर, सी वाला भाई मैं रजिस्टर चेक करूंगा, करस्पॉन्डिंग रजिस्टर चेक करूंगा, और सी ये भाई ऊपर वाला इंटरनल कंट्रोल में पढ़ता है, मैंने पढ़ा था क्रेडिटेड आफ्टर कलेक्टेड, बस वही वाला पॉइंट लिखते हुए चलना, ज्यादा माथाफोड़ी इस पे मत करना, ठीक है सर। याद अगर होता है इजीली तो ठीक है, नहीं तो भाई इंटरनल कंट्रोल वाले पॉइंट्स आप कॉमन वाले लेके चल सकते हो। ए फॉर आया बोले तो बिल्स मेरे को दूसरी ब्रांच वाले नहीं लेने, मेरी ब्रांच वाले लेने, बिल्स ड्रॉन ऑन अदर ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ए फॉर एसर्शन, मेरे को भाई बाइफर्केशन करना है, यानी इस साल वाला और अगले साल वाला, ठीक है। हाँ, ताकि मैं क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा सब्सिक्वेंट वाले भी, सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, 31 मार्च वाले को बात को भी एग्जामिन करूंगा, ताकि मेरे को पता चल जाए कि भाई इस साल के कितने हैं और अगले साल के कितने हैं। सी फॉर करस्पॉन्डिंग रजिस्टर के साथ चेक करूंगा, और सी फॉर क्रेडिटेड आफ्टर कलेक्टेड। ऑडिट रिपोर्ट, मैंने बोला देखो सर इंपॉर्टेंट है, नेशनलाइज्ड बैंक का केस में ऑडिटर रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर नेशनलाइज्ड बैंक, नेशन की बात चल रही है, तो रिपोर्ट भी किसको जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है भाई, नेशनलाइज्ड बैंक की रिपोर्ट किसको जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। भाई मेमोरी टेक्निक बहुत आसान है, पीएनएल बैलेंस शीट रोप, पीएनएल बैलेंस शीट रोप, सब लोग लिखते जाएंगे। पीएनएल बैलेंस शीट रोप, पीएनएल सर, पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, बैलेंस शीट फुल एंड फेयर और ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, सिंपल है। हाँ, रोप तो और भी ज्यादा सिंपल है। रिटर्न बोले तो मेरे को ब्रांचों से रिटर्न आए हैं कि नहीं आए हैं, और आए हैं तो वो एडिक्वेट है कि नहीं है। ओ फॉर अदर मैटर्स, पी फॉर बैंक ने जितने भी ट्रांजेक्शन किए सारे उसके पावर में है कि नहीं है। ई फॉर अगर तो ऑडिटर ने कुछ एक्सप्लेनेशन मांगा है तो उसको एक्सप्लेनेशन मिला है, और क्या वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है। इन केस ऑडिटर हैड कॉल्ड एक्सप्लेनेशन, क्या वो एक्सप्लेनेशन मिला है और क्या वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? मैंने बोला हाँ सर, बात मेरे को समझ में आ रही है। क्लियर है क्या? जल्दी मेरे को बताना। बैलेंस शीट, पीएनएल और रोप, बैलेंस शीट, पीएनएल और रोप। पीएनएल में मैंने क्या बोला, क्या पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है, ठीक है, उसका 1 पॉइंट हो गया। बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट फुल एंड फेयर है क्या, और क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है, उसका 1 पॉइंट हो गया। रिटर्न
रिटर्न जो भी मेरे को आए हैं वो एडिक्वेट हैं या एडिक्वेट नहीं है, एक पॉइंट उसका वो हो गया। ओ फॉर अदर मैटर्स मेरे हो गए। पी फॉर पावर यानी जितने भी ट्रांजेक्शन वो पावर में होने चाहिए। और ई फॉर एक्सप्लेनेशन कि एक्सप्लेनेशन सारा का सारा दिया गया है और वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट, सेम आंसर जो कि अपन ने पढ़ा था। पहले तो एक बात याद रख लेना, कारो 2020 वो कभी भी बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अब सर ये वाला जो पॉइंट है आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये ऑलरेडी कवर करना है। सेक्शन 143 वाली आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे अपलोडेड है। सेक्शन 143 कारो 2020 एंड सेक्शन 143 की कंबाइंड वीडियो अवेलेबल है, उसमें अदर मैटर से देख लो। ये वाले आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक की आपको रीडिंग मारनी है, ताकि आप लोगों को आ जाए एक बार क्लैरिटी। देखो ये अदर मैटर्स देखो, तुमको जे वाला पॉइंट, बस ये जे वाला पॉइंट की तुमको रीडिंग मारनी है, वही सारी बातें की गई है यहाँ तक। देखो नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट लिखा है, इधर मैंने लाइन खींच रखी है, बस यहाँ तक तुमको क्या करना है, चीज़ें देखनी है। वही वाली सारी 143 वाली चीज़ें कवर्ड है। लेकिन सर कब आएगी? खाली बैंकिंग कंपनी के केस में आएगी। कब आएगी? खाली बैंकिंग कंपनी के केस में आएगी, क्योंकि ये जो प्रोविजन है सारे के सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन तो बैंकिंग कंपनी के केस में ही आते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, बड़े ध्यान से सुनना। 3 पार्ट्स में मैंने इसके आंसर को बांटा था। पहला 1, 2, 3 वाले पॉइंट थे, फिर 4th, 5th, 6th, 7th में मैंने आपको प्रोसीजर समझाई थी, और 8th पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट लिमिट थी एमसीक्यू पर्पस के लिए। 3 पॉइंट क्या थे, बड़े ध्यान से समझना। लफार है ना, लफार दोनों देते हैं, स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर भी देते हैं, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर भी देते हैं। पॉइंट नंबर 1, लफार हमेशा क्वेश्चनर फॉर्मेट में होता है। पॉइंट नंबर 2, और ये एबीसीडी इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है। सर ये एबीसीडी इन्वेस्टमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला नहीं है, ये अलग है। अगर तुमको एबीसीडी इन्वेस्टमेंट याद नहीं रखना तो नॉर्मल सी बात समझो, एडवांसेस यानी बैंक ने कुछ पैसा दिया, डिपॉजिट यानी बैंक ने कुछ पैसा लिया, कैश और बैंक और इन्वेस्टमेंट इन सब के लिए लगता है। ठीक है सर? हाँ सर। ए फॉर एडवांसेस, बी फॉर बैंक, सी फॉर कैश, डी फॉर डिपॉजिट और आई फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो एबीसीडी इन्वेस्टमेंट के रूप में याद रख सकते हैं नॉर्मल। कैश बैंक का पैसा कुछ पड़ा है, हाँ सर। एडवांसेस यानी कि कुछ पैसा दिया, डिपॉजिट यानी कुछ पैसा लिया बैंक ने, और इन्वेस्टमेंट इन सबको लगता है लफार। तो ये था पहला पार्ट ऑफ द आंसर कि कौन देता है, स्टेट ब्रांच और स्टेट सेंट्रल ऑडिटर देता है। ठीक है, किस फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चनर फॉर्मेट में होता है, और किसको लगता है, एबीसीडी इन्वेस्टमेंट को लगता है। अब इसका प्रोसेस क्या था याद है तुमको? स्टेट ब्रांच ऑडिटर सबमिट करेगा स्टेट सेंट्रल ऑडिटर को, फिर कंसोलिडेशन होगा इसका हेड ऑफिस पे, क्योंकि बहुत सारी ब्रांच से मिला होगा। फिर स्टेट सेंट्रल ऑडिटर सबमिट करेगा मैनेजमेंट को, फिर मैनेजमेंट सबमिट करेगा ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अलॉन्ग विथ एक्शन टेकन कि भाई मैंने क्या क्या एक्शन लिए इरेगुलरिटीज को मिटाने के लिए, इरेगुलरिटीज को हटाने के लिए। ठीक है, हाँ। और बाद में जब सारा का सारा तुम्हारा काम हो जाएगा तो इसका कॉपी ऑफ लफार और एजेंडा नोट आरबीआई को सबमिट किया जाता है विद इन 60 डेज। और ये 60 डेज कहाँ से काउंट होंगे? ऑफ सबमिशन ऑफ लफार बाय स्टेट ऑडिटर। देखो ऊपर स्टेट ऑडिटर ने दिया था मैनेजमेंट को, बस वहां से ही सबमिशन जब से स्टेट ऑडिटर ने किया ना, तब से लेकर 60 डेज मेरे को काउंट करने हैं। ठीक है, कौन सी तरह की रिपोर्ट और सर्टिफिकेट बना के देते हैं? तो भाई सिंपल है, ऑडिटर कौन सी तरह की रिपोर्ट और सर्टिफिकेट बना के देता है? असेट लायबिलिटी क्रेडिट डिपॉजिट। सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में, असेट लायबिलिटी क्रेडिट डिपॉजिट, असेट लायबिलिटी क्रेडिट डिपॉजिट, असेट लायबिलिटी क्रेडिट डिपॉजिट, असेट लायबिलिटी क्रेडिट डिपॉजिट, लफार एसएलआर, लफार एसएलआर, लफार एसएलआर और अनयूज्ड फॉर्म्स अगर तुमको याद आता है तो। बाकी पहले 4 तो ईजी है। असेट लायबिलिटी की रिपोर्ट बना के दे दी, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। क्रेडिट डिपॉजिट की बना के दूंगा रूरल एरिया के केस में, रिपोर्ट ऑन इंस्टेंसेस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज। गांव खेड़े के जो एरिया होंगे ना, तो उसमें क्या होगा ना भाई, देखो भाई क्रेडिट और डिपॉजिट यानी कितना पैसा गया बैंक से और कितना पैसा बैंक को मिला, उसकी एक रिपोर्ट बना के दे दूंगा एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की, एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज की। तो असेट लायबिलिटी की एक बना दी, क्रेडिट डिपॉजिट की एक बना दी, लफार की एक बना दी, और एसएलआर रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस है उसकी एक बना दी। भाई मैंने देखे तो ऊपर एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में क्या लूंगा, क्या एक्सक्लूड करूंगा, हाँ बस वही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। और कोई भी अनयूज्ड बैंक रिसिट फॉर्म्स है ना, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा। याद आए तो लिखने का, बाकी पहले 4 पॉइंट आपको देखते हुए चलने का। ठीक है, हाँ। कॉन्करेंट ऑडिट में क्या होता है ना भाई, पहले मीनिंग है इसका, खाली बेसिक सा बात है, खाली जस्ट रीड पर्पस के लिए। क्या है भाई, कॉन्करेंटली इसका ऑडिट करूंगा मैं, ईयर एंड पे नहीं करूंगा। ठीक है सर, या तो कोई इंटरनल स्टाफ करेगा लेकिन वो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या तो कोई एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा। ठीक है, पर्पस क्या है, कोई भी अगर डिविएशन हो रहा है ना, वो इमीडिएटली मेरे को नोटिस में आ जाए और मैं उस पर क्विक एक्शन ले पाऊं, यही इसका पर्पस होता है। ठीक है, स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट का अलग से क्वेश्चन बनेगा, उसमें ये 4 पॉइंट लिख के आना। स्कोप कौन नक्की करेगा? सिया अलॉन्ग विद एसीबी, सिया अलॉन्ग विद एसीबी, सिया अलॉन्ग विद एसीबी। बोले तो बैंक का सेंट्रल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद एसीबी, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। मैंने बोला यहाँ पे मैं चिंदी ट्रांजैक्शन चेक नहीं करूंगा, हाई रिस्क ट्रांजैक्शन चेक करूंगा, हाई रिस्क ट्रांजैक्शन चेक करूंगा, क्योंकि बात बैंक की चल रही है। तो आरबीआई के गाइडलाइंस को क्या करूंगा, फॉलो करूंगा, आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करूंगा। और यहाँ पे मैं एबीसीडी इन्वेस्टमेंट चेक कर रहा था ना अभी लफार में, सेम इधर भी एबीसीडी इन्वेस्टमेंट ही चेक करूंगा, लेकिन बी को हटा के मैं क्या डाल दूंगा, फॉरेक्स और हाउसकीपिंग। बी की जगह पे क्या डालूंगा, फॉरेक्स और हाउसकीपिंग। बात समझ रहे हो? हाँ सर। स्कोप का क्वेश्चन है, बनेगा अलग से, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ
स्कोप के क्वेश्चन में क्या करना है, 4 पॉइंट लिखने हैं। स्कोप कौन डिटरमाइन करेगा, सी या एसीबी के साथ मिलकर, सी या एसीबी के साथ मिलकर, सी या एसीबी के साथ मिलकर, सेंट्रल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट एसीबी के साथ मिलकर, ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर, ठीक है। हाई रिस्क ट्रांजैक्शन चेक करूंगा, छोटे वाले ट्रांजैक्शन चेक नहीं करूंगा, आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करूंगा, और स्कोप क्या रहेगा, एबीसीडी इन्वेस्टमेंट नहीं, उसमें से बी हटा दूंगा, बी की जगह फॉरेक्स और हाउसकीपिंग, बाकी सब सेम रहेगा। यानी ए फॉर एडवांसेस, हाँ सर समझ गया, बी फॉर वो तो गया बी, उसकी जगह पे क्या आए थे, फॉरेक्स और हाउसकीपिंग, सी फॉर क्या था, कैश, डी फॉर डिपॉजिट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, वही का वही है, मैंने बोला हाँ सर। अब एमसीक्यू के लिए छोटी छोटी बातें हैं, बैंक की मर्जी है कि उसको एक्सटर्नल ऑडिटर को रखना है कि इंटरनल स्टाफ को रखना है, ठीक है सर। हाँ, एक बात बड़े ध्यान से रखना, फॉरेक्स का अगर क्वेश्चन अलग से बनता है ना कि भाई तुमको कॉन्करेंट ऑडिटर में फॉरेक्स में क्या क्या चीजें चेक करनी है, तो तुमको उसको फॉरेक्स वाले शब्द चिपका के आ जाना अलॉन्ग विद जनरल आंसर, जो कि मैं तुमको एंड में देने वाला हूँ। देखो भाई, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन बिल, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस, से भारी भारी शब्द बना के आ जाना कि चेक करो रिकंसिलेशन ऑफ नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। चेक करो कंप्लायंस विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे नॉर्मली, ठीक है। वेरीफाई करना फॉरेन बिल्स, खाली अपने भाषा में खाली ये वर्ड्स उसको दिखने चाहिए, ये वर्ड्स कीवर्ड्स है। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट दिखा देना, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन बिल, डेरिवेटिव, ऐसे सारे शब्द उसको दिखा के आ जाना, ठीक है। हाँ, बैंक की मर्जी है वो एक्सटर्नल ऑडिटर को रख रहा है कि इंटरनल स्टाफ को रख रहा है। इंटरनल स्टाफ को अगर वो रख रहा है तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑपरेशंस में नहीं होना चाहिए। वो टेन्योर क्या रहेगा, अगर एक्सटर्नल को रख रहा है तो इंटरनल में मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक्सटर्नल को रख रहे हो तो मैक्सिमम 5 साल का उसका टेन्योर होगा, लेकिन पर ब्रांच वो टेन्योर कितना होगा, मैक्सिमम 3 साल। मान लो एसबीआई की 2 ब्रांचें हैं, तो मैं एक ब्रांच में 3 साल करूंगा, दूसरे में 2 साल करूंगा, टोटल मिला के 5 करूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक ब्रांच में मैक्सिमम 3 ही कर पाता हूं, ठीक है। 4 और 1 का रेशियो नहीं बनेगा, क्योंकि भाई ब्रांच की पर ब्रांच की लिमिट कितनी है, 3 साल की लिमिट है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ने कुछ कांड कर दिया, यानी ओमिशन कमीशन कर दिया, तो उसके अपॉइंटमेंट को कैंसिल करके बैंक के बाप और सीए के बाप को बोला जाएगा। वो ऑडिटर के बाप को और सीए के बाप, मतलब वो ऑडिटर के बाप को किसको, सीए के बाप को और बैंक के बाप को, इन 2 जनों को बोला जाएगा, यानी कि आरबीआई को बोला जाएगा और आईसीएआई को बोला जाएगा। टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगे भाई इन लोगों के, रेम्यूनरेशन कितना होगा, ये अपने कॉन्करेंट ऑडिटर का, सब एसीबी नक्की करेगा, बोले तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नक्की करेगा। कॉन्करेंट ऑडिट का रिपोर्टिंग का क्वेश्चन अपन ने देखा था, पहले 2 पॉइंट का एक अपन ने जोड़ी बनाई थी और आखिरी के 3 4 5 6 पॉइंट की जोड़ी बनाई थी। पहले 2 पॉइंट पता है क्या बता रहे थे, एसीबी को बहुत काम है भाई, एसीबी को बहुत काम है। देखो, हर एक बैंक का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहेगा, हर एक बैंक का एक अपना ही फॉर्मेट रहेगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहेगा। उसमें क्या होगा ना, जितनी भी बड़ी बड़ी डेफिशिएंसी थी ना, बड़ी बड़ी डेफिशिएंसी, मेजर डेफिशिएंसी, उसको अलग से नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एसीबी के काम थे बहुत ज्यादा। क्वार्टरली रिव्यू किसके सामने जाएगा, एसीबी के सामने जाएगा। जोन वाइज रिपोर्टिंग होकर किसके पास जाएगी, एसीबी के पास जाएगी। एनुअल रिपोर्ट बनके किसके पास जाएगी, एसीबी के पास जाएगी। तुम समझ रहे हो एसीबी कितना बिजी है। पहले क्वार्टरली रिव्यू उसके पास गया, हाँ सर। जोन वाइज रिपोर्टिंग उसके पास गया, हाँ, क्योंकि क्वार्टरली रिव्यू उसके पास गया तो एनुअल रिपोर्ट भी उसके पास जाएगा। ये पहला 2 पॉइंट का बात कर रहा था, एसीबी के काम की बात कर रहा था। और आखिरी के जो 4 पॉइंट थे वो बात कर रहे थे ब्रांच मैनेजर के बारे में और हेड ऑफिस के बारे में। क्या, ऑडिटर जाके डिस्कस करेगा इश्यूज विद ब्रांच मैनेजर बिफोर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट करने से पहले एक बार ब्रांच मैनेजर से गुफ्तगू करके आना, बातें बातें करके आना उन लोगों से, ठीक है। कुछ भी छोटी मोटी इरेगुलरिटी दिखी ना तो उसको रेक्टिफाई कर देना। बड़ी वाली दिखी ना भाई तो हेड ऑफिस में जाके क्या कर देना सर, रिपोर्ट कर देना। किधर जाके रिपोर्ट कर देना सर, हेड ऑफिस में जाके रिपोर्ट कर देना, ठीक है। फ्रॉड अगर हुआ ना तो पहले मैं जाऊंगा हेड ऑफिस के पास। हेड ऑफिस कौन है, वो सिया, या तो मैंने बोला सिया और एसीबी मिलकर स्कोप डिटरमाइन करेंगे कॉन्करेंट ऑडिट का। हाँ, इमीडिएटली रिपोर्ट कर दूंगा सिया को, बोलते इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट को, चीफ वाइजिलेंस ऑफिसर को और ब्रांच मैनेजर को, अनलेस द ब्रांच मैनेजर इज हिमसेल्फ इन्वॉल्व। और एंड में फॉलो अप ले लेगा कौन, हमारा सिया। यानी कि तुम सिंपल सी बात करो ना, तो पहले 2 पॉइंट बात कर रहे हैं एसीबी की और आखिरी 4 पॉइंट बात कर रहे हैं हमारे किसकी, हेड ऑफिस की और ब्रांच मैनेजर की। पहले 2 पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, वापस से हर एक बैंक का एक अपना फॉर्मेट है, हर एक बैंक अपना मस्त मगन घूम रहा है, अपना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लेके बैठा है। मेजर डेफिशिएंसी को नीचे नोट के रूप में दिखा देना, ठीक है सर मैं समझ गया भाई। क्वार्टरली रिव्यू किसके सामने जाके प्लेस करना, एसीबी के सामने। जोन वाइज रिपोर्टिंग किसके सामने पेश करना, एसीबी के सामने। एनुअल रिपोर्टिंग किसके सामने पेश करना, एसीबी के सामने, हो गया। ऑडिटर डिस्कस करेगा ब्रांच मैनेजर के साथ रिपोर्ट को बिफोर फाइनलाइजेशन। छोटी मोटी इरेगुलरिटी खुद ही रेक्टिफाई कर देगा, बड़ी वैल्यू ही हेड ऑफिस में भेजेगा। फ्रॉड अगर होता है तो भाई हेड ऑफिस में जाएगा, यानी कि सीआ के पास जाएगा, सेंट्रल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। चीफ वाइजिलेंस ऑफिसर के पास जाएगा, ब्रांच मैनेजर अनलेस ही हिमसेल्फ इज इन्वॉल्वड इन द फ्रॉड, और फॉलो अप बाय इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है सर समझ गया मैं। स्टेप्स इन ऑडिट 1 टाइम 2 टाइम रीड क्वेश्चन था, ज्यादा इस पर ध्यान मत देना। स्टेज को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। स्टेज 1 इनिशियल कंसिडरेशंस, स्टेज नंबर 2 पे जाकर मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा, स्टेज नंबर 3 पे जाकर मैं रिस्क को असेस करूंगा, स्टेज 4 पे जाकर मैं एग्जीक्यूशन करूंगा और स्टेज 5 पे जाकर मैं मस्त पैकी रिपोर्टिंग करके आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ, स्टेज 1 में मैंने क्या बोला था, इनिशियल कंसिडरेशंस पे मैंने तुमको बोले खाली 3-4 पॉइंट याद रखोगे तो भी चलेगा। जैसे ऐसे 210 में मैंने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट डिसाइड किए, हाँ सर। ऐसे 220 में मैंने एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस देख लिया, हाँ सर। फिर नो नो नो, यानी कि नो लोन। मैं अगर ऑडिटर हूं ना, मैं एसबीआई का अगर ऑडिट करने गया हूं ना,
ठीक है, एसबीआई का ऑडिट करने गया हूँ, तो एसबीआई से मैंने कोई भी लोन नहीं लिया होना चाहिए। अगर लिया है तो मेरे को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ इनडेब्टेडनेस, कि देख भाई एसबीआई मैंने तेरे से 5 लाख का लोन लिया हुआ है, इसलिए मैं ऑडिट करने नहीं आ सकता। तो नो लोन का एक पॉइंट हो गया। हाँ सर। नो इंटरनल ऑडिट का एक पॉइंट हो गया। इंटरनल असाइनमेंट बाय स्टेट ऑडिटर, यानी कि भाई अगर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूँ एसबीआई का तो मैं उसका स्टेट ऑडिट नहीं कर सकता हूँ। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि एसबीआई के पुराने ऑडिटर से मेरे को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर से। ठीक है, हाँ सर, ये 4-5 पॉइंट याद कर लिए अंदर के। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लूंगा मैं 4 चीज़ों की, खाली समझते हुए चलो। बैंक की, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की और अकाउंटिंग की, वही लिखा हुआ है। बैंक की, इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की और अकाउंटिंग प्रोसेस की, बस इतना ही याद रखना है। रिस्क असेसमेंट में 3 ही चीज याद रखनी है। मैंने रोमम आइडेंटिफाई किया, हाँ सर, रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई किया और स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाई किया। रोमम आइडेंटिफाई किया, उसमें भी क्या किया, रिस्क ऑफ फ्रॉड और स्पेसिफिक रिस्क, समझ रहे हो। पहले क्या रोमम में भी क्या स्पेसिफिकली मैंने बोला रिस्क ऑफ फ्रॉड और स्पेसिफिक रिस्क, बस इतना। रोमम, रिस्क ऑफ फ्रॉड, स्पेसिफिक रिस्क, इतना याद करके चले अपन। हाँ, एग्जीक्यूशन में मैंने क्या बोला था भाई, अभी अभी तूने रोमम निकाला, उसको तू रिस्पॉन्ड कर, रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, मटीरियलिटी और गोइंग कंसर्न, इन 2 बातों का ध्यान रखना। क्या, रोमम का रिस्पॉन्स, मटीरियलिटी और गोइंग कंसर्न, रोमम का रिस्पॉन्स, मटीरियलिटी और गोइंग कंसर्न, रोमम का रिस्पॉन्स, मटीरियलिटी और गोइंग कंसर्न, रोमम का रिस्पॉन्स, मटीरियलिटी और गोइंग कंसर्न। और एंड में मैंने रिपोर्ट बना के मस्त वाली उसको दे दी। लीगल फ्रेमवर्क, कौन से लॉ लगते हैं बैंक को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई का एक्ट, एसबीआई का एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और कंपनीज एक्ट। ठीक है, हाँ, 2 बार उसको पढ़ने जैसा था। एमसीयू का पॉइंट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी देख लो कभी आ गया तो। बैंक का हाफ ईयरली रिव्यू होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, यानी कि बैंक ने किधर किधर इन्वेस्ट कर रखा है। 30/9 को करूंगा और 31 मार्च को, 30/9 को और 31 मार्च को मैं क्या करूंगा, हाफ ईयरली रिव्यू करूंगा। और उसके बाद एंड में कॉमन आंसर था, प्रो टिप थी, बोनस ट्रिक थी। अगर आप एग्जाम में ब्लैंक हो गए हो तो आपको क्या लिखना है ना, अगर क्वेश्चन में इंटरनल कंट्रोल पूछा है, ऑडिट प्रोसीजर्स पूछा है, ऑडिट अप्रोच पूछा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरे को क्या लिखना है, आपको एग्जाम में टाइम नहीं था, 1.5 दिन में तुम छोड़ के गए हो, तो खाली ये 8 पॉइंट दे रहा हूं, उसमें से 4-5 पॉइंट लिख के आ जाना। ठीक है सर, 8 पॉइंट लिख के आ जाओगे ना तो हो सकता है तुमको 2-3 पॉइंट, तो 2-3 मार्क्स मिल जाए। तो सर एक लाइन में तुमको चिपका के आ जाने का। ठीक है, हाँ, जैसे कि कोई किस केस में से मतलब चिपकाओगे, अगर तो बोला है इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट अप्रोच, सुन लो। ऑडिटर अमाउंट वेरीफाई करेगा, ऑडिटर विल वेरीफाई डॉक्यूमेंट, ऑडिटर वेरीफाई करेगा आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ कंप्लायंस, ऑडिटर वेरीफाई करेगा सिग्नेचर, ऑडिटर वेरीफाई करेगा पीरियोडिकल इंस्पेक्शन, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाएगा, ऑडिटर वेरीफाई करेगा बोर्ड की पॉलिसी और ऑडिटर वेरीफाई करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक लाइन वाली पॉइंट है, तो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है। जल्दी से बताना मजा आया कि मजा नहीं आया।